तो खबर यही कि नेशनल हेराल्ड मसले को लेकर इंतजार 3 बजे का हो रहा है, जब पटियाला कोर्ट में पेश होंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन की अदालत में राहुल गांधी और सोनिया गांधी और इसके अलावा 4 लोग और। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि एक कानूनी मसले को राजनीतिक तौर पर परिवर्तन कांग्रेस ने पूरे तरीके से कर दिया है। कम से कम कांग्रेस के भीतर तो कर ही दिया है। 24 अकबर रोड पर जिस तरीके से जमावड़ा है, जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मुंबई में भी प्रदर्शन हो रहा है, बेंगलोर में भी प्रदर्शन हो रहा है और 24 अकबर रोड में भी प्रदर्शन हो रहा है। 10 जनपद के बाहर प्रदर्शन नहीं हो रहा है, हालांकि लोग ठीक सटा हुआ है 10 जनपद और 24 अकबर रोड, लेकिन राजनीतिक तौर पर कांग्रेस मान रही है कि ये पूरे तरीके से साजिश के तहत गांधी परिवार को फंसाया जा रहा है। इसीलिए राजनीतिक तौर पर कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाने का पूरा प्रयास किया है। हर राज्य में जो भी कांग्रेस अध्यक्ष है वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इन सब के बीच अलग अलग जगहों से हुजूम 24 अकबर रोड पहुंच रहा है। और ये स्थिति है। इन सब के बीच कई सवाल हैं। क्या हो सकता है? सोनिया राहुल को जाने की इजाज़त मिल जाए, यानी सुनवाई इसके बाद प्रक्रिया की शुरुआत हो जाए। जमानत के लिए कहा जा सकता है, ऐसा हुआ तो बेल बॉन्ड दोनों भरेंगे, सोनिया और राहुल गांधी, यह भी माना जा रहा है। तीसरी स्थिति है कि निजी बॉन्ड भी भरवाया जा सकता है अदालत के जरिए। और चौथी स्थिति इन सब के बीच है कि जमानत अर्जी ही खारिज हो जाए, हिरासत में ले लिया जाए, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया राजनीतिक तौर पर ऑक्सीजन का काम कैसे करेगी, इसको कांग्रेस ने बाखूबी इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर की है। और यही वजह है कि जिस तरीके से जो भी कार्यकर्ता, जो भी नेता 24 अकबर रोड में पहुंच रहा है, वो इस बात का जिक्र कर रहा है कि दरअसल यह तो पार्टी का हेडक्वार्टर है, यहाँ तो हम आ ही सकते हैं। और इस हेडक्वार्टर में आने का मतलब ये नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने मना किया है, उनकी तरफ से निर्देश जारी है कि कोई भी, पहले सीधे चलते हैं गुलाम नबी आजाद साहब क्या कह रहे हैं। अरे इधर के कैमरा थोड़ा बैठ जाएंगे तो पीछे वाला वो ठीक हो जाएगा। अरे इधर आ जाइए, नहीं अरे इधर आ जाओ। अपने साथी हैं कि सामने बोले, प्रेस के साथी रहे, हमें उन पर कोई इतराज नहीं। ये यहाँ छोड़ दो और यहाँ असली डंडा होना चाहिए था। थोड़ा सा इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, थोड़ा एंगल दे दो जो कॉर्नर माइक है ना, पवन को कैमरा थोड़ा सा हो जाए। हाँ ठीक है, लाइव फ्रेम दो। अरे इनको एक और थोड़ा सा और इधर आ जाओ, थोड़ा सा और इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाइए प्लीज। रिक्वेस्ट फ्रॉम मी प्लीज, थोड़ा हो जाइए, थोड़ा हो जाइए। आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो, आराम से नहीं, आराम से कर लो। क्यों कर रहे नाटक? आराम से वजह से आएंगे ज्वाइनिंग कर। ओके सर, वी हैव सम साइलेंस प्लीज, प्लीज। कैन वी हैव सम साइलेंस प्लीज? Would you like to use the mic or Can you use the mic? hello? ले लीजिए माइक। कांग्रेस पार्टी को और पूरे देश को पहले से ही शक था कि सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरह से कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ काम कर रहा है और कार्रवाई कर रहा है और केसेस कर रहा है, हमें इसमें पहले से ही शक था कि केंद्रीय सरकार, भाजपा की सरकार और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री खुद और मंत्रिमंडल के लोग इसके पीछे हैं। और आज के अखबार आपने सबने पढ़े होंगे कि किस तरह से सरकार ने आउट ऑफ द वे जाकर सुब्रमण्यम स्वामी को जेड कैटेगरी में डाला और उसके चलते उनको सरकारी मकान अलाट किया।
सुब्रमण्यम स्वामी पार्लियामेंट मेंबर नहीं है और न ही कहीं बॉर्डर स्टेट में है जहां कोई आतंकवाद हो या उन्होंने कोई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो या आतंकवादियों के खिलाफ कुछ कहा हो या किसी आतंकवादी को उन्होंने मारा हो। ये सब कुछ नहीं है। और अगर उनको Z+ कैटेगरी दे दी है सिक्योरिटी को और उसके नाम चलते उनको सरकारी मकान दे दिया है, तो ये एक इनाम के तौर पे दिया है कि तुम कांग्रेस लीडरशिप को कोर्ट में घसीटने में कामयाब हो गए, इसलिए अब तुम्हारा ये इनाम है Z कैटेगरी स्टेटस और उसके बाद सरकारी मकान। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है विपक्षी दलों को टारगेट कर रही है, ऐसी मिसाल कभी नहीं मिली। पिछले 1 साल से चाहे वो गुजरात में विधानसभा में अपोजिशन का लीडर हो कांग्रेस का, वो हिमाचल का चीफ मिनिस्टर हो, उसके रेड्स की बात हो, अभी 1 हफ्ता पार्लियामेंट नहीं चला, जिस तरह से चुनी हुई सरकार अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर के द्वारा सरकार गिराने का प्रयास किया और षड्यंत्र किया, उसमें वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि अदालत ने जो फैसला किया उसमें केंद्रीय सरकार को मुंह की खानी पड़ी। किस तरह से यहां दूसरी सरकार में एक मुख्यमंत्री के रेड हो रहे हैं, किस तरह से एनसीपी, टीएमसी या दूसरी दक्षिण की राज्य सरकारें हैं, उनको गिराने का षड्यंत्र बनाया जा रहा है। मैंने सदन में ये कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन था, नारा था, कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसमें बीजेपी सरकार ने तब्दीली लाई। अब उनका एजेंडा है विपक्ष मुक्त भारत और विपक्ष मुक्त भारत की तरफ आज की केंद्रीय सरकार चल रही है। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से दबी नहीं, जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था उसके खिलाफ लड़े और आजादी हासिल की, और बीजेपी को भी, जिनका कोई रोल नहीं था भारत की आजादी को, तो वो भी आज सरकार में इसीलिए बने जब कांग्रेस ने कुर्बानी दी, उनसे हम डरे नहीं। इंदिरा गांधी को जेल में डाला, शाह कमीशन उनके खिलाफ बनाया, वो जब दोबारा इलेक्शन लड़ी चिकमंगलूर से, 1 दिन के लिए सेशन बुलाया पार्लियामेंट का और उनको पार्लियामेंट से निलंबित किया और सीधे तिहाड़ जेल लिया। लेकिन यही कांग्रेस के लोग, इसी देश के नौजवान, बुजुर्ग, सब किसान, मजदूर इस देश में लाखों की संख्या में जेलों में गए और 2.5 साल में जनता पार्टी को 2 प्रधानमंत्री बदलने के बाद भी वो सरकार पूरा 5 साल नहीं चला सके। आज जिस तरह से मोदी सरकार कांग्रेस के लीडरों को, कांग्रेस की लीडरशिप को, विपक्ष के लीडरों को टारगेट कर रही है, हम उन्हें भी ये बताना चाहते हैं कि हम संसद से सड़क पर ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो लीगली हो और कोर्ट के द्वारा हो या संघर्ष के द्वारा हो। पॉलिटिकल लड़ाई हम सड़क पे लड़ेंगे और जो लीगल लड़ाई है वो कोर्ट में लड़ेंगे। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हमें पूरा विश्वास है भारत के संविधान पर, हमें पूरा विश्वास है जुडिशरी पर, और हमें विश्वास है भारत के कानून पर, और हमें पूरा इंसाफ मिलेगा।
लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी लीडरशिप और माननीय प्रधानमंत्री टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस लीडरशिप को, उससे हम दबने वाले नहीं हैं और न ही हमारी आवाज दबाई जा सकती। और जितनी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे उतना कांग्रेस और जल्दी सत्ता में आएगी। भ्रष्टाचार की बात हो रही है, एक निजी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की, उसको सियासी कांग्रेस क्यों? हमने बिल्कुल सियासी, हमने कोई सियासी नहीं बनाया। सियासी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है और वही ब्रीफिंग करते हैं कि इसको सियासी बनाया जा रहा है। सियासी मुद्दा अगर हम इसको बना लेते, जिस तरह से पेश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरह, तो सोनिया गांधी जी उन हजारों लीडरों को नहीं बताती या वर्करों को नहीं बताती कि यहां कोई भी नहीं आएगा और अदालत में कोई जाएगा नहीं, कोई क्राउड नहीं जाएगा, कोई भीड़ नहीं जाएगी। अब अपनी हमदर्दी से कांग्रेस प्रेसिडेंट और कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट पर अगर कोई केस बनाया जा रहा है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, तो अगर कांग्रेस के लोग आएंगे यहां एआईसीसी, अब हम इसके दरवाजा तो नहीं बंद कर सकते हैं, और तो भी बहुत दरवाजे बंद कर दिए हैं, उसके बावजूद भी अगर सहानुभूति है कांग्रेस को, कांग्रेस की लीडरशिप के प्रति, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? आजाद साहब कोर्ट को मिला होगा, प्राइमा फेसाई कुछ तो कोर्ट को मिला होगा। आप कह रहे हैं प्योरली अब ये हमने कहा है कि कोर्ट की जो लड़ाई है वो कोर्ट के अंदर लड़ाई जाएगी। हमें उस पर कोर्ट से, अदालत से हमें कोई शिकायत नहीं है। ये एक दफा मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूं, न तो कांग्रेस लीडरशिप को, न कांग्रेस पार्टी को इस देश की अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, हमें पूरी जुडिशरी पर विश्वास है और हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। ये लड़ाई लीगली और पॉलिटिकली के अलावा एक परसेप्शन की भी लड़ाई है। इस परसेप्शन की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी कैसे लड़ेगी जनता के बीच में? ये अब आप परसेप्शन को अगर कहोगे कि कांग्रेस पार्टी के लीडर के खिलाफ है और कोई मक्खी भी नहीं आए, कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है, चाहे हम डाउन हो लेकिन आउट नहीं है। अभी भी इस देश के करोड़ों दिलों में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस लीडरशिप बसती है। आप कहोगे कि कोई आए नहीं, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मैं माननीय हमारे लोकसभा के जो लीडर है हमारी कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको माइक देता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी जो आजाद साहब ने बताया उसको मैं पुष्टि देते हुए, सपोर्ट करते हुए मैं मेरे बातों को रखूंगा सिर्फ 2 मिनट। अभी हर जगह मुझे भी पूछा जा रहा है और अभी आप भी एक पूछा सवाल कि ये जो बहुत आप लोग पॉलिटिकली कर रहे हैं और खास करके जो ये मामला कोर्ट में है, तो इसको आप क्यों पॉलिटिक्स इसमें मिला रहे हैं? तो इसको पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम तो सीधा कोर्ट के सामने जाकर हमारे नेता लोग सुमन को स्वीकार करके जो भी कोर्ट न्याय देगा उसी के तहत हम चलेंगे। कोर्ट का तो हम आदर करते हैं। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में उसके जो 3 बहुत महत्व के स्तंभ होते हैं, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी को उतना ही हम सम्मान करते हैं जितना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। बात ये रही कि हमारे ऊपर ये संसद हमेशा बंद करवाते हैं, वॉकआउट करते हैं बिना वजह। तो हम हमेशा कोई हमारे पास ठोस मुद्दा होता है तो उसी वक्त हमने वॉकआउट किया। पहली बार तो लोकसभा में हमने दलितों का मुद्दा उठाया, जो जनरल वीके सिंह दलितों के बारे में उनके जो टिप्पणियां थी आप सभी को मालूम है। उन टिप्पणियों के ऊपर हमने 2 दिन पूछा,
लेकिन सरकार के तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। उस वक्त हमने वॉकआउट किया। उसी के बाद जब दूसरा इंटॉलरेंस के ऊपर डिस्कशन हुआ, उसके ऊपर भी सरकार के तरफ से समाधान कारक जब उत्तर नहीं मिला, उस वक्त हमने वॉकआउट किया। उसी ढंग से जब अरुणाचल का आया, कम से कम 4 दिन तक ये मसला चला, तब हम जो मुद्दे उठाए थे उसको कोई भी समाधान कारक उनसे उत्तर नहीं मिला। लेकिन अल्टीमेटली गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हमारा कहना जो था उन्होंने माना और वहां के गवर्नर को फटकारा कि उन्होंने जो कदम उठाए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है और बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ है। तो उन्होंने हमारे सारे मांगों को अपने उत्तर में उन्होंने बताया। तो ये मैं कहने का मकसद इतना ही है कि आज बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। अगर हम पॉलिटिक्स करना चाहते तो हमारा केडर कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, आजाद साहब के स्टेट तक है, और उधर मोदी के स्टेट से लेकर कच्छ से लेकर बंगाल तक है। तो हमारा केडर तो हर जगह है। तो हमारे को अगर पॉलिटिक्स करना है तो हर जगह हम ये कह सकते थे, हमारे नेता भी कह सकते थे। लेकिन जब लोग स्वयं स्फूर्ति से आते हैं तो उसको तो कोई नकार नहीं सकता है। और डेमोक्रेसी में हर एक को इजाजत है अपने इच्छा को जाहिर करने का और अपने मुद्दे लोगों के सामने रखने का। तो इसीलिए जो बीजेपी आज पॉलिटिक्स कर रही, और अभी हमारे नेता ने जो कहा कि जो लोग उनके साथ है उनको बख्शिश भी दिया जा रहा है, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे कोई भी चीज हो, उनको मिल रही है। तो इसीलिए मैं ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा, हम लोग कानून के मर्यादा में काम करेंगे, जो भी कोर्ट कहेगी उसके तहत चलेंगे। जुडिशरी को हम हाईएस्ट रिस्पेक्ट देते हैं कांग्रेस के लोग। इसके पहले भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद जाके कोर्ट के सामने गया, और स्वातंत्र पूर्व भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी कोर्ट के सामने जाकर अपने मुद्दे रखे थे। तो कांग्रेस पार्टी को कोर्ट के बारे में, जुडिशरी के बारे में एक सबक सिखाना शायद उनको शोभा नहीं देता। वो लोग तो कोर्ट का या देश के जनता का कभी सम्मान नहीं किए। ऐसे लोगों से हमको सबक सिखाने लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। खड़गे साहब एक सवाल, पहली बार कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर भ्रष्टाचार का सीधा मामला बना है, क्रिमिनल इंटेंट की बात कही है। लेट मी आंसर फर्स्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ANI। मुझे लगता है कि आप कृपया तथ्यों की जांच कर लें दोबारा। ये पूरा मामला जो है, सुब्रमण्यम स्वामी जो नरेंद्र मोदी जी के मुखोटे हैं, उस मुखोटे ने मोदी जी और भाजपा की तरफ से एक झूठा और बेबुनियाद इल्जाम एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो कांग्रेस अब पूरे देश भर में लेकर सामने आना चाहती है। कई पक्ष हो सकते हैं, तमाम लोग जुड़े हैं। रुमलेश जी, क्या ये राजनीतिक तौर पर इस पूरे मुद्दे को अब भुना लिया गया है या उस दिशा में बढ़ रही है कांग्रेस? देखिए, हो ये रहा है हमारे समाज में, खासकर जो आज का दौर है इसमें, कि प्रशासनिक मसला हो, शैक्षिक मसले हों, सांस्कृतिक मसले हों, जुडिशरी से जुड़े मसले हों, सबका राजनीतिकीकरण हो रहा है। और ये नहीं कि कोई एक कर रहा है, एक पक्ष, सभी कर रहे हैं। कोई भी ऐसा, खासकर जितने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं सत्ता संरचना में, कोई भी इससे उबर नहीं पा रहा है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को या नेताओं को दोषी केवल ठहराया जाए। आप देखिए ना, सत्ता पक्ष में ही जो लोग हैं, एक फिल्म आ रही है, फिल्म को लोग देखना चाहें न देखना चाहें, बॉक्स ऑफिस पर वो पिटे या हिट हो, ये दर्शकों और फिल्म के बीच का हर मसला चीज है। का हर चीज में हो रहा है। हर चीज तो का आप किसी एक विषय को उठाकर, एक मुद्दे को उठाकर ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ राजनीतिकीकरण क्यों है, वहां क्यों नहीं है। क्या दौर ये है, आर.के. गौर दौर साहब, है। क्या कोर्ट जब बैठेगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन की अदालत में जब चीजें लगेंगी, तो उसमें प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, प्रक्रिया ये होगी कि ये बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, जैसा हाई कोर्ट ने भी कहा और लोअर कोर्ट ने भी अपने 26 जून के ऑर्डर में कहा था, अपना पक्ष रखेंगे। और जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं, सभी लोग अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे और इनको बेल मिलने की पूरी संभावना है। राज बब्बर जी,
राजनीतिक तौर पर कन्याकुमारी से कश्मीर जिक्र भी कर दिया गया, कच्छ से बंगाल, सब जगह तो कैडर है कांग्रेस का। जरूरत क्यों पड़ी इसकी कि सब आज सड़क पर आ जाएं? देखिए, मेरे ख्याल से मैं उर्मिलेश जी की बात से सहमत हूं कि जब राजनीतिक व्यक्तित्व के लोग जब सामने आ रहे हैं, तो जब छोटी छोटी बातें उसमें राजनीति हो रही है, तो एक बहुत बड़ी पार्टी के नेतृत्व के ऊपर अगर कोई बात आई है तो उसको लेकर जो है कार्यकर्ताओं के अंदर कहीं ना कहीं एक रोष है और वो लोग इकट्ठा होना चाहते थे। लेकिन हमारे नेतृत्व ने इस बात के लिए ताकीद किया कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी तरह के जुलूस नहीं निकालेगा, कोई नारेबाजियां नहीं करेगा। ये बात बहुत खुले तौर पे बता दी गई थी। और आप देखिए, जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया का सवाल है, वो कानून की अदालत में होगा, उसमें उसको लेकर किसी तरह की कोई टिप्पणी होनी भी नहीं चाहिए। और जहाँ तक यहाँ कांग्रेस कार्यालय में, मुख्यालय में लोग इकट्ठा हुए हैं, रायबरेली से आए हैं, अमेठी से आए हैं, वो उनकी भावना है, वो उनका क्षेत्र है, वहाँ के सांसद हैं, हमारे जो नेता हैं। नहीं, चलिए आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस रिवाइव करने की स्थिति में इससे आ जाएगी? बहुत सबसे कमजोर है इतिहास के मौके इस मोड़ पर कांग्रेस। प्रसून जी, ये बहुत जल्दी कहना होगा कि इससे रिवाइव होगी, लेकिन एक देखिए पार्टी में जो लोग हैं, यूपी देखिए, यूपी का नाम हो रहा है, वहीं से रायबरेली से लोग आ रहे हैं जी। वहाँ भी स्थानीय चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हुआ, मतलब एक तरह से हारी रायबरेली अमेठी तक में। ऐसी स्थिति में पार्टी को कैसे जिंदा, देखिए मैं खाली एक ही लाइन कहूँगा, सोनिया गांधी बहुत एक साइलेंट ऑब्जर्वर इंदिरा गांधी के उस डेज में है जब हम लोगों ने उनको देखा था, जब वो जेल गई, उन्हें जिस समय जनता पार्टी आई जी, तो वो वही फार्मूला जरूर वो समझती हैं कि कैसे लोगों की सहानुभूति आए। लेकिन उस हद तक इस मुद्दे पर इंदिरा गांधी दूसरे मुद्दों पर, और सीबीआई उनको जेल ले जा रही थी, सीबीआई उनको अदालत ले गई थी, यहाँ पॉलिटिकल सुब्रमण्यम स्वामी ले जा रहे हैं। कांग्रेस वही है लेकिन लीडरशिप बदल चुकी है। क्या इंदिरा गांधी के आइन में सोनिया गांधी को देखा जा सकता है? क्योंकि लगातार 24 अक्बर रोड पे जो भी सामने आया सुबह से इस बात का जिक्र किया कि अदालत से कोई नहीं घबराता, इंदिरा गांधी को भी जेल में डाला गया था, सोनिया गांधी कैसे घबराएंगे? और खुद सोनिया ने कहा था मैं बहू हूं इंदिरा गांधी की। मतलब क्या, हम ब्रेक के बाद लौटते हैं तब इस पर आएंगे। क्या ये कांग्रेस के सामने चुनौती है या उसके लिए ऑक्सीजन का काम करेगी? और दूसरी तरफ अदालत का फैसला किस दिशा में जा सकता है? ब्रेक के बाद के बीच खबर एक ये आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने इसके आदेश दिए हैं। इंडस्ट्रियल प्लॉट में घोटाले का आरोप है और खट्टर सरकार ने यह आदेश दिया है। तो हरियाणा में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कांग्रेस के 10 वर्ष तक रहे। 3 अफसरों पर भी आरोप लगाया गया और महत्वपूर्ण है कि हरियाणा में ही जमीन को लेकर रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश हैं। इंडस्ट्रियल प्लॉट में घोटाले का आरोप लगाया गया है और राज्य सरकार अब इस दिशा में बढ़ रही है। ये सारे संकेत खट्टर सरकार की तरफ से जो आदेश हरियाणा में दिए गए हैं और जिस बात का जिक्र विजिलेंस विभाग दर्ज करेगा ये पूरा का पूरा केस, और ये सारी बातों का जिक्र चूंकि लगातार हो रहा है, तो राजनीतिकरण का जिक्र जो लगातार हो रहा है उसमें जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे कांग्रेसी नेताओं को फंसाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि कानून अपना काम तो करेगा ही, और कानून अपना काम ऐसे वक्त में करेगा जब हर चीज राजनीतिक तौर पर देखी समझी परखी जा रही है। तो फिर जाहिर है राजनीति का मिजाज कहीं ज्यादा बड़ा होते चला जाएगा। और विरोध की तस्वीरें जिस तरीके से 24 अक्बर रोड और देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है, वो इस बात भी ताकीद कर रही है कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को अपने राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश भी कर रही है, करना भी चाहेगी। और उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं वह सभी भी उन हालातों को समझ रहे हैं कि किस दिशा में इस राजनीति को ले जाना है। लेकिन एक सवाल और, उर्मिलेश जी, अब ये सवाल है कि जिक्र देखिए बहुत साफ तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी का किया गया। अच्छा एक मिनट सत्यन, क्या जानकारी है, कब तक ये एफआईआर दर्ज होगी? ये देखिए अभी खबर मिली है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने माफी चाहूंगा, विजिलेंस ब्यूरो को भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो उस समय में एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा थे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और चेयरमैन थे, और उसके अलावा 3 टॉप ऑफिशियल्स और जितने भी प्लॉट्स लेने के बेनिफिशरीज थे, इन सब के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो को
एफआईआर करने के आदेश दे दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि विजिलेंस ब्यूरो ने प्रोसेस शुरू कर दिया है और 3 बजे तक आज ही ये एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी। हालांकि इसके मामले से पहले कई लीगल ओपिनियन भी लिए गए हैं और सीबीआई को भी रिकमेंड किया गया था इस मामले में कि इस मामले में जांच जो है एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन अब जो है आज के दिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो है खट्टर साहब ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है और अब ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है विजिलेंस ब्यूरो करेगा और इसके बाद जो है इस पूरी जांच रिपोर्ट को एज इट इज सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है घेरने की पूरी कोशिश हरियाणा जो है सरकार कर रही है। और इसके अलावा भी कई ऐसे मामले थे जिन पर शुरुआती दौर में चर्चा चल रही थी कि उन मामलों पर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये एक मामला फिलहाल हरियाणा सरकार ने उपयुक्त पाया है और इस पर जो है एफआईआर होने की प्रोसेस जो है पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और कुछ ही घंटों में विजिलेंस ब्यूरो जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, जो कि बाई नेम उस समय तत्कालीन चेयरमैन थे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के, इनके समेत 3 टॉप ऑफिशियल्स हैं, आईएएस अधिकारी हैं और 14 जो बेनिफिशरीज हैं, 14 प्लॉट थे पंचकुला में। एफआईआर का मतलब पूछताछ, गिरफ्तारी और इन सब के साथ महत्वपूर्ण यह भी है कि चंडीगढ़ में और कई जगहों पर हरियाणा में भी बाकायदा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इस बात को लेकर कि नेशनल हेराल्ड मसले को लेकर निशाना क्यों साधा जा रहा है। ये लगभग देश भर में ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग जगहों पर, जो लगातार दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पर। बेंगलोर, मुंबई, 24 अकबर रोड तो है ही, पटियाला में विरोध, हर जगह पर इस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। लेकिन उर्मिलेश जी, एक सवाल, सुब्रमण्यम स्वामी एक मुश्किल सबब है मोदी गवर्नमेंट के लिए या एक मुश्किल सबब है गांधी फैमिली के सामने? क्योंकि याद कीजिए तो सोनिया गांधी के खिलाफ पुरातत्व का मामला भी इन्होंने उठाया था और याद कीजिए तो एक शैक्षणिक योग्यता का मसला भी उठाया गया था सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए ही, और अब ये मसला है। ये एक पॉलिटिकल तौर पे कांग्रेस के लिए अच्छी बात हो रही है या एक मुश्किल बात है कानूनी तौर पर? किस स्थिति में देख रहे हैं? देखिए, डॉक्टर स्वामी हम लोगों के साथ बैठते हैं कई बार पार्लियामेंट में या बाहर भी। मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं, क्योंकि डर भी लगता है कि पता नहीं किस बात पर वो नाराज़ हो जाएं, क्या कह दें और कहां चले जाएं। लेकिन वो भारतीय राजनीति में पुच्छल तारे की तरह हैं। अगर भारतीय राजनीति के आकाश को मैं देखता हूं तो वो पुच्छल तारे की तरह हैं। वो कब किसके खिलाफ हो जाएं, किसके साथ हो रहे हैं और किसके पिन चुभा दें किसके गुब्बारे में, ये कोई ठिकाना नहीं। जयललिता के साथ उनके जो रिश्ते रहे हैं, अगर आप उसको देखें तो बड़े दिलचस्प हैं। वाजपेयी साहब के साथ उनके जो रिश्ते रहे, चंद्रशेखर जी के साथ उनके जो रिश्ते रहे, और इस निजाम के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो अद्भुत हैं। और इस निजाम के जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रीगण हैं उनके साथ उनके क्या रिश्ते हैं ये भी छुपा नहीं है। इसके आगे की स्थिति हम जरा एक चीज बताइए, अभी चूंकि खबर आई हरियाणा से, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ विजिलेंस डिपार्टमेंट एफआईआर दर्ज करने जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? राज बब्बर जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है? जी आ रही है, बहुत कम। हाँ, लेकिन जरा बताएं, विजिलेंस डिपार्टमेंट हरियाणा में एफआईआर दर्ज करने वाला है इंडस्ट्रियल प्लॉट के मद्देनजर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस के ही नेता हैं। क्या प्रतिक्रिया है? मेरे ख्याल से बात साफ हो जाती है। जो शुरू में आप जिस बात को कह रहे थे कि राजनीतिक रूप से ये प्रेरित है या नहीं, तो ये बीजेपी सरकार चाहे कहीं भी बैठी है, बीजेपी का एक एजेंडा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, तमाम लोगों को किस तरह से घेराबंदी में लिया जाए। ये उसी का और उसी की प्रक्रिया में उमेश जी ने बड़े विनम्रता से शब्द कहा है, पुच्छल तारा। अगर मैं इस बात को कहूँ कि कोई इसमें मेरा ख्याल से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक सुपारी देकर भाड़े का एक मुकदमेबाज को खड़ा किया गया है, और जिसकी छवि मैंने पहली बार जब सुना था इस सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से तो मुझे लगा था, पहले इस बात को कहा जाता था कि ये CIA का एजेंट है। उसके बाद में जब सुना तो ये लगा कि साहब ये अदनान कशोगी का कोई सहयोगी है, फिर चंद्रा स्वामी का सहयोगी है, मंत्री बने, ये हुआ। बीजेपी ने इसको अपने पार्टी में लिया भी, और जब निकाला था तो 7 पेज का आरोप पत्र था इसके खिलाफ, और उसके बाद में दोबारा ये क्यों लिया गया है, मेरा ख्याल से बहुत स्पष्ट है
कि ये इसलिए लिया गया है कि ये सरकार ने आते ही जो नेहरू की विरासत को ख़त्म करना चाहती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इस देश के जो नहीं, ये तो आप हिस्टोरिकली बातों का जिक्र कर रहे हैं, हम इसको जरा कानूनी तौर पे, चूंकि मसला इस वक्त नेशनल हेराल्ड का है, उससे जुड़ा हुआ है। एक पंक्ति जोड़ दें। जहां तक सवाल है कानून पर, सुनिए जी जी, तो ये जहां तक कानूनी सवाल है तो मैं और आप बैठकर यहाँ पर कानूनी कोई मसला डिस्कस नहीं कर सकते। कानूनी मसला जो है वो बात जो है अदालत में होगी और थोड़ी देर के बाद में वकील और जज जो है आमने सामने होंगे, जो बात होगी आपके भी सामने आ जाएगी, मेरे भी सामने आ जाएगी। अगर यहाँ पर तो हम पब्लिक की परसेप्शन की नहीं, राज बब्बर जी, हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं आपसे क्योंकि इंदिरा गांधी के छांव में सोनिया गांधी को कांग्रेस देख रही है, और उस दौर में जब केस होते थे तो किस तरीके से इंदिरा गांधी रिएक्ट करती थी। संजय गांधी के खिलाफ जब केस हुआ था, हम लोग उसी बात का जिक्र कर रहे थे, किस तरह अदालतों में घुस गए थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। हम ये राजनीति एक नए मोड़ पर आकर खड़ी है जहां सारी चीज का राजनीतिकरण हो रहा है इस देश में, इसलिए ये गंभीर मसला हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात राज बब्बर जी एक बात याद करिए, मनमोहन सिंह जी और नरसिंह राव को भी सबसे ज्यादा तारीफ सुब्रमण्यम स्वामी करते थे, और मनमोहन सिंह ने कभी सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ एक लाइन काम नहीं किया। आपकी सरकार ने उनको पाला पोसा बढ़ाया, इस बात को आप भूल रहे हैं। नरसिंह राव को सबसे बड़ी सलाह देने वाले, आप उनके रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके वीडियो देख लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी कहते थे मनमोहन सिंह सबसे महान है और सोनिया गांधी सबसे बड़ी अपराधी हैं। तब आपने क्यों नहीं रोका जेटली, आपके लोगों ने? बहुत सही आलोक जी आपने कहा, क्योंकि जिस आदमी के बारे में जिसकी छवि यही हो कि सिर्फ उसको पता नहीं कब किसके खिलाफ और किसके थोड़े से लाभ में वो क्या करता है क्या नहीं करता है, किसी ने तारीफ कर दी, किसी ने कुछ कर दिया। अब आप देखिए ना, बहुत स्पष्ट है कि इस व्यक्ति को अब बंगला दे दिया गया बीजेपी की सरकार में, और इसको बाकायदा सिक्योरिटी दे दी गई। तो ये एक बहुत ही, अब कोई पीछे की बात ही नहीं है, बहुत आमने सामने की बात है कि ये सुपारी पे काम कर रहा है। नहीं, आप जो कह रहे हैं, हम देखें संबित पात्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चूंकि बीजेपी का पक्ष भी जाना जाए, क्योंकि ये बात का जिक्र संबित जी लगातार हो रहा है कि लुटियंस जोन में बंगला दे देना, ऐसे दिन ही जिस दिन ये केस अदालत की चौखट पर जा रहा है, ऐसे दिन ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर हैं, राजनीतिक तौर पर निशाना साधने का जिक्र हो रहा है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में बीजेपी कहां खड़ी है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था। कोई सुब्रमण्यम स्वामी को पुच्छल तारा कह रहा है, कोई उनको सुपारी लॉयर कह रहा है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से कहा भी जा सकता है, सब ये स्वतंत्र देश है। मगर मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी हो या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो संबित पात्रा हो या पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, कोई भी इस देश में जाके केस डाल सकता है कोर्ट में। वो किस संगठन का सदस्य है, किस संगठन का सदस्य नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उसके तथ्यों में दम है कि नहीं, वो सच बोल रहा है कि नहीं, ही इज क्रेडिबल और ही इज नॉट क्रेडिबल। और ये जो 27 पेज का डॉक्यूमेंट मैं लेके बैठा हूं, और उसके पहले के जो डॉक्यूमेंट है, एक सेशन कोर्ट के है और दूसरा हाई कोर्ट का है। देखिए, हाई कोर्ट नहीं देखेगा कि ये सुब्रमण्यम स्वामी की क्रेडिबिलिटी क्या है। हाई कोर्ट देखेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी हो या उर्मिलेश जी हो, उन्होंने सत्य रखा कि नहीं रखा। सत्य नहीं रखा तो डस्टबिन में फेंक देंगे, अगर सत्य रखा है तो उस पर वो अपना वर्डिक्ट सुनाएंगे। मैं देखिए बहुत दूर से सुन रहा था, मुझे 10 सेकेंड दीजिए, मैं 2 इंपॉर्टेंट बातें रखता हूं। जो हाईकोर्ट का पेज नंबर 1 है, जहां से वर्डिक्ट शुरू होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ना चाहिए। उसमें पॉइंट नंबर 1, प्रोबिटी ऑफ अ लीजेंडरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इज अंडर स्कैनर इन दीज पेटिशन। हाईकोर्ट कहती है जो प्रोबिटी है कांग्रेस का, उसको अब हम स्कैन करेंगे। और जब हाईकोर्ट का वर्डिक्ट पेज नंबर 26 में आता है, 27 पेज का जजमेंट है, पॉइंट नंबर 39, उसमें हाईकोर्ट अपना जजमेंट रखती है। क्या कहती है हाईकोर्ट, सुनिए। आफ्टर हैविंग कंसिडर्ड द एंटायर केस इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव, this court finds no hesitation to put it on record that modus operandi adopted by petitioner in taking control of AJL via special purpose vehicle, that is Young India, particularly when the main person in Congress party, accused number 1 Sonia Gandhi, accused number 2 Rahul Gandhi, are the same evidence a criminal intent, whether it is cheating, criminal misappropriation or criminal breach of trust,
will be spelled out later। आप बताइए, कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्द में कह दिया कि यहां आपराधिक साजिश है। किस प्रकार का आपराधिक साजिश है वो भविष्य में हम बताएंगे। अब देखिए, इसमें सुब्रमण्यम स्वामी हो या कौन हो याचिकाकर्ता, इससे क्या लेना देना है। दोनों ने मिलके, अक्यूज नंबर 1 आदरणीय सोनिया जी ने और अक्यूज नंबर 2 आदरणीय राहुल जी ने एक आपराधिक साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ गढ़ा है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं कह रहा है, ये हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली कह रही है। अब इस पे हम 5 घंटे डिबेट कर ले, 10 घंटे डिबेट कर ले, हमसे ज्यादा डिबेट हाई कोर्ट ने किया है, उससे ज्यादा डिबेट सेशन कोर्ट ने किया है, तो हम उन पे छोड़ दें इन विषयों को। चलिए, इस बीच में जानकारी आ रही है कि गुलाम नबी के घर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुंचे हैं। यंग इंडिया के जो तमाम दूसरे लोग हैं, मोतीलाल वोरा भी वहां पर पहुंचे हैं, तमाम कांग्रेसी पहुंचे हैं, वहां पर मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के बाद ही वो एक सिलसिला शुरू होगा, जिसके बाद हालांकि 2:45 बजे लगभग सोनिया गांधी को पहुंचना है पटियाला कोर्ट में और 2:30-35 पे माना जा रहा है कि तमाम वकीलों की टीम भी वहां पर पहुंच जाएगी। इन सारी परिस्थितियों के बीच में हम एक चीज़, हमारे साथ चूंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी बैठे हुए आर के गौर साहब, एक चीज़ बताइए, चूंकि बड़ा लंबा जिक्र किया संबित पात्रा ने, हमारे जहन में कई सवाल आ गए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ सीबीआई 4 बरस तक काम करती रही। उस दौर में हमको याद है क्या क्या डिस्कशन नहीं होते थे और क्या क्या नहीं कहा गया, उनको तो तड़ीपार कर दिया गया। लेकिन आज की तारीख में अध्यक्ष हैं, सीबीआई ने फाइल बंद कर दी। चारा घोटाले में भी कुछ ऐसा हुआ था लालू को, यादव को लेकर। ये जो डिस्कशंस होते हैं इस दौर के, और जब एक फैसला आ जाता है और जो हम लोग की राय बन रही है कि इस दौर में हर चीज पॉलिटिकल हो रहा है, तो पॉलिटिकल रास्ता ही हर चीज को तय करने लगा इस देश के भीतर में। सवाल सिर्फ इतना है कि अदालत का फैसला और अदालत के फैसले से पहले की बहस राजनीतिक तौर पर जो होती है, दोनों के बीच में अगर तारतम्य ना हो तो फिर इस देश की न्यायपालिका की सक्रियता क्या एग्जीक्यूटिव पर भारी पड़ती है? देखिए, राजनीतिक मामला है या बनाया जा रहा है, ये देखना होगा। अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ कानूनी ढंग से देखूं, मुझे बड़ा आनंद आया जब राज बब्बर जी ने कहा, बड़े बड़े विश्लेषणों से अलंकृत किया सुब्रमण्यम स्वामी को, जबकि हाई कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली एक लाइन में इन सारी बहस को विराम दिया। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, नो मेलाफाइड्स कैन बी अलेज्ड अगेंस्ट रेस्पोंडेंट कंप्लेनेंट, नॉर कैन इट बी सेड दैट द समनिंग ऑफ पिटिशनर इज एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। तो सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ जो इतने सारे विशेषणों से उन्हें अलंकृत किया गया, वो हाई कोर्ट ने उनको दरकिनार कर दिया। अब सड़क पर वो क्या कहते हैं, कोई और क्या कहता है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है कानूनी ढंग से। हमारा सवाल बड़े कैनवास में था, मैं वहां ला रहा हूं, दिशा में मैं वहां, क्योंकि आप जुडिशरी से जुड़े हुए, इसलिए हमने सवाल किया। दूसरी बात, जुडिशियल सिस्टम का यूज, मिसयूज, अब्यूज होता रहा है। मैं बड़े कैंडिडली इसको कंसीड करूंगा। जब जो पार्टी सत्ता में आती है वो विपक्ष के खिलाफ वाले मुद्दों को उखाड़ती रही है और उखाड़ती रहेगी, मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि हमने हिस्ट्री देखी है। दोनों ही चीज है, उखाड़ा भी जाता है और सत्ता में आने के बाद बंद भी किया जाता है। बंद भी किया जाता है, ये हमने पिछले कुछ केसेस में देखा है ना। आपने जिन केसेस का जिक्र किया, मुझे उन केसेस के बारे में बड़ा खेद है कि वही सीबीआई, यानी पॉलिटिकल पावर इस देश में सबसे पावरफुल हो गया और वही सब चीज डिफाइन कर रहा है, ऐसा लगता है। मैं इस बात से दो मत नहीं। हम एक बात, मैं कमेंट, छोटा सा टिप्पणी। देखिए, ये जो स्वामी जी हैं, इनके कोर्ट में जाने, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ याचिका दायर करने के लोकतांत्रिक अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे रहा है। हम लोगों ने, खासकर मैंने जो टिप्पणी की स्वामी जी की, ये उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की और भारतीय राजनीति में जिस तरह का गैर राजनीतिक हस्तक्षेप वो करते रहे हैं, जिस तरह की योजना के साथ, जिस तरह के मोटिव्स के साथ वो करते रहे हैं और उसके जो फलितार्थ हुए हैं भारत की राजनीति में, मैं उसके संदर्भ में यकीनन हमको लगता है बहुत सारे रेफरेंसेस याचिका दायर करने के अधिकार। सोनिया गांधी के घर पे सुब्रमण्यम स्वामी गए थे कि जयललिता के साथ चाय पार्टी में वो आ जाएं, दोनों आमने सामने बैठे थे। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को दरकिनार करना था, मुलायम सिंह प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं कि किस रूप में सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय राजनीति में रहे हैं। लेकिन सवाल मौजूदा वक्त में दो है। 24 अक्बर रोड तक हंगामा है पॉलिटिकल, 10 जनपद के बाहर खामोशी है कानूनी तौर पर। तो कानून एक तरफ है, राजनीतिक स्थिति दूसरी तरफ। हम इसी के बीच में चलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तब।
और इन सब के बीच खबर आ रही है कि 7 लोगों की पेशी होगी। वीरेंद्र सिंह यंग इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे अदालत के भीतर में, और इन सब के साथ ही तकरीबन 2:35 पर वकीलों की टीम जो मौजूद रहेगी वो पहुंचेगी, और उसके बाद तकरीबन 2:55 पे सोनिया गांधी वहां पर पहुंचेगी और कोर्ट में यंग इंडिया भी अपना पक्ष रखेगी, उसकी नुमाइंदगी वीरेंद्र सिंह करेंगे। यानी अब 7 लोगों की मौजूदगी होगी। सोनिया राहुल समेत 7 लोग पेश होंगे और वीरेंद्र सिंह यंग इंडिया की नुमाइंदगी करेंगे। इसका क्या मतलब है गौर साहब? देखिए, कंपनी को कोई भी रिप्रेजेंट करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। कंपनी अपने आप में एक कॉर्पोरेट एंटिटी तो है, पर उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? उसके लिए नॉर्मली कोई आदमी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ही उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वीरेंद्र सिंह इस संदर्भ में। और आज जब विज्ञापन निकाला गया उसका क्या मतलब निकाला जो सेक्शन 8 के तहत कंपनी चेंज करने की बात आई? देखिए, विज्ञापन के बारे में अभी मैं बहुत नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैंने विज्ञापन वो पढ़ा नहीं है। ओके, मैं विज्ञापन देख नहीं। Yes, it is everybody should learn that there is a prima facie evidence, and they have got all the top lawyers. They got 6 of them who are the most high-priced lawyers. Why are they so scared to have the mob coming and making all this drama and all this abuse and so on? So therefore, I think let the court process start today, and after that I will definitely address it. सर, आज आपका लक्ष्य यही है सर, आपका एक हिंदी में बोल दीजिए। हिंदी में मैं ये कहता हूँ कि कानून के विधि के सामने सब बराबर हैं, और मैं एक सरकार की तरफ से नहीं, मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं है। मैं एक नागरिक के रूप में दिखाया कि हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी नागरिक जब अपराध देखता है तो उस अपराध के लिए केस डाल सकता है। उसमें उसके अनुसार हमने किया। ये गए हाई कोर्ट में, वहाँ अपील की, वहाँ भी रद्द हुआ, और आज उनको फेस करना चाहिए। ये जुलूस निकालना, ये भीड़ लाना और इतने सरकारी खर्च करना, इतनी इंतज़ाम करने पड़ती है, तो इससे मतलब ये दुनिया भर में ये जाएगा कि हमारे देश में सब बराबर नहीं है और लोकतंत्र पूरी तरह है नहीं। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कांग्रेस की तुम्हारी नाम इससे खराब होती है। कुछ तुम हारने वाले हो इसीलिए ये सब कर रहे हो, नहीं तो जीतने वाले हो तो तुम हंस कर जाओ कोर्ट में। जी देखिए, जेड का जो मुझे सिक्योरिटी दिया वो नरसिम्हा राव ने दिया था, और बीच में जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने उसको चंद प्रांतों के लिए सीमित रखा था, तमिलनाडु जहाँ एलटीटी है। हमारी सरकार आने के बाद कहा कि ये तो अन्याय हुआ है, तो उन्होंने जो नरसिम्हा राव के टाइम पर मुझे जेड सिक्योरिटी सारा देश में दिया था वो दोबारा दिया, कोई नई बात नहीं है। अब वो नरसिम्हा राव को नहीं मानते हैं, हो सकता है वो नरसिम्हा राव को भी समझते हैं वो जनसंघी है या बीजेपी के हैं, पता नहीं क्या, उनको तो बिल्कुल मानते ही नहीं है। तो परंतु वो कांग्रेस की सरकार थी और उसमें सारे कांग्रेस के लोग थे। गुलाम नबी आज़ाद जो इतना हल्ला गुल्ला कर रहा था वो भी मंत्री था उस समय नरसिम्हा राव के टाइम पर। तो जहाँ तक घर का सवाल है, ये यहाँ जो सीआरपी कवर है वो कहती है कि हम कहाँ बैठेंगे, यहाँ पड़ोसी लोग सब क्या कहते हैं कि भाई ये बहुत झंझट हो रहा है। तो सरकार ने फिर सीआरपी के कहने पर कहा कि फिर इनको भी एक अलग से घर देना चाहिए। सर, आज आपका सपना पूरा हो रहा है। सर, आज आपका सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि आपका एक सपना है कि गांधी फैमिली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जेल तक पहुंचाने का। जी देखिए, मैं तो समझता हूँ सब अपराधियों को भेजना चाहिए, और मैंने 2G में किया था। रामकृष्ण हेगड़े जो हमारी पार्टी के आदमी थे, मुख्यमंत्री थे, उसका भी किया था। मैं इनका भी वही कर रहा हूँ क्योंकि ये अपराधी है। सर, पॉलिटिकल बैटल ज्यादा लग रहा है। ये पॉलिटिकल विंडेक्टा सर, लीगल बैटल ज्यादा है। मेरी तरफ से तो लीगल ही है, मैं तो कोई पॉलिटिकल नहीं कर रहा। ये पॉलिटिकल तो नहीं है, उनका कहना है कि बीजेपी के हैं आप इसलिए ज्यादा कर रहे हैं। भाई मैं किसका होना चाहिए? कांग्रेस का होना चाहिए। कांग्रेस का तो चमचे लोग ही वहाँ पनपते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक सर। तो प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी पर आरोपों की बौछार कांग्रेस के जरिए बाखूबी हो रही है। और इन सब के साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी जो अदालत के रास्ते पर निकलने से पहले उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बहुत साफ कहा
कि अपराधी जो भी हो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सवाल ये नहीं है कि मैं किस पार्टी का हूं या किस पार्टी का नहीं हूं। मैं एक कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूं और इन सब के बीच सुब्रमण्यम स्वामी जो पटियाला हाउस जा रहे हैं उसके दृश्य आप देख रहे हैं। उनको अब जेट सिक्योरिटी भी दे दी गई है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जेट सिक्योरिटी पहली बार पीवी नरसिम्हा राव के दौर में उन्हें मिली थी, बाद में हटा ली गई और वो सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रही क्योंकि वहाँ LTT का प्रभाव था। लेकिन इन सब के मद्देनज़र अब दोबारा सरकार ने दिया है तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। और जिस घर में वो रहते हैं वो छोटा है, मोहल्लों वालों को परेशानी होगी, जेट सिक्योरिटी रहेगी, तो इसीलिए लुटियस जोन्स में उनको सरकार की तरफ से बंगला दिया गया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है जी नहीं, ये सुविधा और तमाम चीज़ जो दी जा रही है वो इनाम के तौर पर दी जा रही है क्योंकि उन्होंने निशाना साधा है गांधी परिवार पर। इन सारी परिस्थितियों के बीच हर की नज़र अब इस बात पर है कि यह 3 बजे फैसला क्या होता है या वहाँ सुनवाई किस रूप में आगे बढ़ती है। इसीलिए यह हर एक जहन में एक तरफ पॉलिटिकल मसला, अगर राजनीतिक तौर पर मसला है, गौर साहब जरा इस चीज़ को आगे ले जाएं, क्या आज सिर्फ इस बात का होगा जिक्र कि जो आरोपी है उनकी उपस्थिति क्या है, इस बात का जिक्र होगा कि जो भी कोर्ट में पेश किया जाए उसकी रिकॉर्डिंग करने की व्यवस्था करा दी जाए, क्या इस बात का जिक्र होगा कि आप निजी बेल लीजिए, बॉन्ड भरिए, किस बात का जिक्र होगा और कैसे होगा? अमूमन इस स्तर पर एक बेल एप्लीकेशन फाइल होगी जिस पर बहस हो सकती है। तो अगर बहस लंबी चली तो कोर्ट इंटरिम बेल दे सकता है। और क्योंकि शायद मैं देख रहा था कि शायद मुकुल रोहतगी भी वहां आ रहे हैं, तो लगता है ऐसा है कि इस पर लंबी बहस होने की संभावना है। तो ऐसे समय पर कोर्ट डायरेक्ट बेल भी दे सकता है अगर उचित समझता है, क्योंकि समनिंग केस है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। और अदरवाइज जब कोर्ट बेल देता है तो एक बेल बॉन्ड भरने के लिए भी आदेश देता है, बेल बॉन्ड भरा जाएगा, वो पर्सनल बॉन्ड भी हो सकता है और वो जमानती भी उसमें पेश किया। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने केस को लेकर, जिस हमें लगता है वो हम सुनाते हैं, जिसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी का ही ये काफिला जा रहा है जो पटियाला कोर्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन निकलने से ठीक पहले पत्रकारों के जवाब उन्होंने किस रूप में दिए? कानून के विधि के सामने सब बराबर है और मैं एक सरकार की तरफ से नहीं, मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं है, मैं एक नागरिक के रूप में दिखाया कि हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी नागरिक जब अपराध देखता है तो उस अपराध के लिए केस डाल सकता है। उसमें उसके अनुसार हमने किया, ये गए हाई कोर्ट में, वहाँ अपील की, वहाँ भी रद्द हुआ और आज उनको फेस करना चाहिए। ये जुलूस निकालना, ये भीड़ लाना और इतने सरकारी खर्च करना, इतनी इंतज़ाम करने पड़ती है, तो इससे मतलब ये दुनिया भर में ये जाएगा कि हमारे देश में सब बराबर नहीं है और लोकतंत्र पूरी तरह है नहीं। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कांग्रेस की तुम्हारी नाम इससे खराब होती है, कुछ तो तुम हारने वाले हो इसीलिए ये सब कर रहे हो, नहीं तो जीतने वाले हो तो तुम हंस के जाओ कोर्ट में। जेड का जो मुझे सिक्योरिटी दिया वो नरसिम्हा राव ने दिया था और बीच में जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने उसको चंद प्रांतों के लिए सीमित रखा था, तमिलनाडु जहाँ LTT है। हमारी सरकार आने के बाद कहा कि ये तो अन्याय हुआ है, तो उन्होंने जो नरसिम्हा राव के टाइम पर मुझे जेड सिक्योरिटी सारा देश में दिया था वो दोबारा दिया, कोई नई बात नहीं है। अब वो नरसिम्हा राव को नहीं मानते हैं, हो सकता है वो नरसिम्हा राव को भी समझते हैं वो जनसंघी है या बीजेपी के हैं, पता नहीं क्या, उनको तो बिल्कुल मानते ही नहीं है। तो परंतु वो कांग्रेस की सरकार थी और उसमें सारे कांग्रेस के लोग थे। गुलाम नबी आज़ाद जो इतना हल्ला गुल्ला कर रहा था वो भी मंत्री था उस समय नरसिम्हा राव के टाइम पर। तो जहाँ तक घर का सवाल है, ये यहाँ जो CRP कवर है वो पॉलिटिकल बैटल ज्यादा लग रहा है। ये पॉलिटिकल लीगल बैटल ज्यादा है, मेरी तरफ से तो लीगल ही है, मैं तो कोई पॉलिटिकल नहीं कर रहा। ये पॉलिटिकल तो नहीं है, उनका कहना है कि बीजेपी के हैं आप इसलिए ज्यादा कर रहे हैं। भाई मैं किसका होना चाहिए, कांग्रेस का होना चाहिए, कांग्रेस का तो चमचे लोग ही वहाँ पनपते हैं। ठीक है। और इन सब के बीच ये नज़ारा जो है 24 अकबर रोड का है, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम जुमड़ा हुआ है और हुजूम लगातार बढ़ भी रहा है। तो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, राज्य के हिस्से से भी आए हैं और प्रदेश के अलावे भी बाहर से भी आए हैं। रायबरेली ने तो बाकायदा जहां से लोग आए हैं उन्होंने माथे पर वो बांध रखा है। गौर साहब, एक बात का जिक्र, जिसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी ने कर रहे थे, उसके मतलब क्या निकाले जाए? अब देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी शायद हाईकोर्ट के या मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच करके पढ़ रहे हैं, वो इसका शायद कोई मीडिया माइलेज लेना चाह रहे हैं।
मैजिस्ट्रेट ने भी 26 जून 2014 के ऑर्डर में कहा, वही हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर के ऑर्डर में कहा कि अभी एक साइड का वर्जन है हमारे सामने, प्रामा फेसाई केस बनता है, समनिंग के लायक केस बनता है, दूसरी पार्टी को मौका दिया गया। समनिंग एक बहुत छोटी सी स्टेज है क्रिमिनल ट्रायल में, जब दूसरी पार्टी को मौका दिया कि वो आए, कोर्ट में ट्रायल फेस करे और अपना पक्ष रखे, वो बेबुनियाद भी हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंटली कही जब इसको कंक्लूड किया जजमेंट को, कि कौन सा ऑफेंस बनता है, ये चीटिंग है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इनमें से ये कौन सा ऑफेंस है ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत नेसेंट स्टेज है। तो अगर सुब्रमण्यम स्वामी इस बात को नजरअंदाज करके बाकी सारी बातों को कहेंगे तो वो मुझे लगता है कि बेबुनियाद होगा, मीडिया माइलेज है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये तो इसका मतलब है कि आज के बाद से एक प्रोसेस शुरू होगी सुनवाई की। बेसिक प्रोसेस शुरू हुआ है जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य एक्यूज पर्सन कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखना शुरू करेंगे और क्रॉस एग्जामिनेशन का या और दूसरे प्रोसेस का सहारा लेंगे। अब आलोक जी इसके दूसरे हिस्से पर आइए, चूंकि अब संबित जी भी हमारे साथ पॉलिटिकल वे में जरा इसको समझे। जिस बात का जिक्र जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने किया, जिस बात का जिक्र सुबह गुलाम नबी आजाद ने किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, क्या ये पूरा मामला किसी भी तरीके से पॉलिटिकली ही टैकल किया जा रहा है? नहीं, बहुत हद तक पॉलिटिकल ही हो रहा है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ अगर कानून की लड़ाई तो वकील लड़ेगी, और आप जानते हैं लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कितनी लंबी लड़ाई होती है। और लालू यादव को 20 साल बाद, आप तो रहे हैं तो समय भी कितने समय बाद जा करके सजा हुई, तो फैसले बहुत लंबे होते हैं, मुकदमे चलते हैं। और बिल्कुल मैं गौर साहब से सहमत हूँ, सही बात यह है कि उसको कोर्ट को अपना काम करे, लेकिन ये लड़ाई पहला अध्याय कांग्रेस ने भी, चूँकि वीरभद्र सिंह हुड्डा का भी आपने खबर दिखाई, अब हो सकता है मध्य प्रदेश में हो जाए, दूसरे राज्यों में हो, तो ये भाजपा का भी, और यूपी में चुनाव है, इसलिए आगे आने वाले समय में अभी बंगाल और वहाँ चाहे ना हो। के पास चले उससे पहले एक जवाब और चाहेंगे। क्या ये माना जाए कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक के रास्ते के बीच में इस देश की राजनीति या राजनीतिक दल चाहेंगे उनके पक्ष में चीजें अनुकूल होती चली जाएं, जो भी परसेप्शन बनाने की स्थिति में आएंगे? फिलहाल क्या लग रहा है आपको? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, ये लग क्या रहा है, परसेप्शन क्या बन रहा है? देखिए, लोग जो कॉमन आदमी है उसको क्या लगना है, परसेप्शन यही बनना है कि देखिए लड़ रहे हैं और कुछ गड़बड़ हुआ है और ये उनको मार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कन्फ्रंटेशन जो हम चाहे केजरीवाल जी के लिए कहें या मोदी जी और राहुल गांधी के लिए कहें, कन्फ्रंटेशन लग रहा है, यही मैसेज। क्योंकि राहुल गांधी भी कन्फ्रंटेशन का मूड, आप देखिए पार्लियामेंट हो या सड़क पर हो, ही वांट्स कन्फ्रंटेशन, केजरीवाल वांट्स कन्फ्रंटेशन, और मोदी जी या सुब्रमण्यम स्वामी भी चाहते हैं कि भाई टकराव जो भी होगा देखा जाएगा। ये जो त्रिकोणीय मामला है, कम से कम दिल्ली में जो दिखाई देता है, ये पब्लिक में परसेप्शन बना रहा है कि भाई हमारे हित के बजाय एक पॉलिटिकल हित के लिए जरूर लड़ाई हो रही है, और ये लोग राजनीति के लिए हम जरूर बीच में मारे जा रहे हैं, हमारे हित की बात भी ज्यादा होनी चाहिए। संबित पात्रा जी, सवाल है कि बीजेपी की सत्ता है मौजूदा वक्त में, सरकार चलाना है, देश चलाना है, कांग्रेस का ये काम नहीं है। कांग्रेस जाहिर है पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहेगी। अब सवाल यह है कि देश के भीतर जो सवाल है, सुबह सुबह अरुण जेटली जी फिक्की गए, वहां पर जीएसटी को लेकर उन्होंने कह दिया कि उसको कांग्रेस ने उलझाया हुआ है। क्या लग रहा है चीजें उलझती जा रही हैं या आपको लग रहा है कि पटरी पर आ जाएंगी? देखिए, आपको समझना होगा कि किसका क्या इंटेंशन है, क्योंकि जिस प्रकार का इंटेंशन है उसी प्रकार से नतीजे सामने आएंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन है वो क्या है, वो है कि जीएसटी पास हो जाए, रिफॉर्म अपने पटरी पे आ जाए, देश का इकोनॉमी आगे बढ़ जाए। हम जरा सी जानकारी ये दे दें, इस बीच खबर आ रही है कि सोनिया गांधी की जमानत मनमोहन सिंह लेंगे, राहुल गांधी की जमानत अहमद पटेल लेंगे। ये दो बड़ी खबर आ रही है जिसमें इस बात का जिक्र हो रहा था कि लगातार की जमानत लेंगे नहीं लेंगे, तो सोनिया गांधी की जमानत मनमोहन सिंह लेंगे और राहुल गांधी की जमानत अहमद पटेल लेंगे। अहमद पटेल जो कि राजनीतिक तौर पर सलाहकार हैं सोनिया गांधी के, वो लेंगे राहुल गांधी की जमानत। यानी ये कांग्रेस के भीतर का भी एक बड़ा मैसेज है कि अहमद पटेल राहुल गांधी की जमानत ले रहे हैं, और इस बात को लेकर कांग्रेस के भीतर भी किस तरीके से सब चीजों को जोड़कर एक साथ इस नेशनल हेराल्ड केस के जरिए रखा जाए, इसकी तैयारी अपने तौर पर कांग्रेस कर रही है। ना सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने कार्यकर्ताओं के भीतर ऑक्सीजन भरने का काम इस नेशनल हेराल्ड कानूनी मुद्दे के जरिए शुरू किया, बल्कि दूसरी तरफ अब ये जब मैसेज आता है कि कौन किसकी जमानत लेगा और ये पहले से बताया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस राजनीतिक तौर पर कांग्रेस आगे की रणनीति कैसे बनाएगी उस दिशा में यह स्थिति जा रही है। यानी नेशनल हेराल्ड मुद्दे को वो नहीं चाहेगी कि वो तुरंत खत्म हो जाए,
वो चाहेगी कि यह सिलसिला आगे बढ़े, वो चाहेगी कि इस मुद्दे को लेकर अगर गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार इस दिशा में कटघरे में है तो ये कटघरा। अहमद, क्या जानकारी और आ रही है, क्योंकि इस बात का जिक्र आया है कि जमानत मनमोहन सिंह लेंगे सोनिया गांधी की और अहमद पटेल लेंगे राहुल गांधी की? बिल्कुल, देखिए हमारे बहुत ही विश्वसनीय सूत्र ने बताया, जो इस वक्त कोर्ट रूम में भी मौजूद हैं, कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, कि मनमोहन सिंह जमानत लेंगे सोनिया गांधी की अगर जमानत मिलती है तो, और राहुल गांधी की जमानत लेंगे अहमद पटेल की। जानकारी करीबी सूत्रों से मिली है और यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे भी बातचीत में पता चला है कि मनमोहन सिंह आ रहे हैं यहाँ पर। तो इस चीज से ये कॉरपोरेट कर रहा है कि हाँ, मनमोहन सिंह ही जमानत लेंगे सोनिया गांधी की। तो ये जानकारी जो है पक्की हो गई है कि मनमोहन सिंह अदालत आ रहे हैं, साथ में अहमद पटेल भी होंगे उनके। जी चलिए, ये बहुत बड़ी खबर अहमद अजीम दे रहे हैं हमें, जिस लिहाज से अहमद पटेल राहुल गांधी की, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की बेल ले सकते हैं, ये एक बड़े संकेत है। और राजनीतिक तौर पर जो भी सड़क पर हो रहा हो, लेकिन कानूनी तौर को भी राजनीतिक तौर से कैसे जोड़ दिया जाए, उसके ये संकेत हैं। हाँ, संबित पात्रा जी, आप बताएं। देखिए, जो राजनीतिक पहलू है उस पर आप चर्चा कर रहे थे, तो मैं एक ही बात, जो सवाल आपने पूछा और 2-4 दिन से ये सवाल उठ रहा है, कांग्रेस कह रही है कि सरकार चलाने का काम, पार्लियामेंट चलाने का काम सरकार का होता है और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में है तो भाजपा का है। मैं इतना ही पूछता हूं, इस पूरे केस में एक लीगल तरीके से कुछ बयान सामने आए। जो वर्डिक्ट रखा गया है नेशनल हेराल्ड को, वो एक लीगल तरीके से रखा गया, बड़ा ही स्केदिंग वर्डिक्ट है ये। तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को कहना चाहिए कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगे, हम हाई कोर्ट से बात करेंगे और आपका ये केस खारिज कर देंगे, हम चाहते हैं कि करप्शन के खिलाफ कोई जांच नहीं हो। क्या करना चाहिए? सरकार को यही कहना चाहिए कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये जो साधारण सा दिखने वाला सेंटेंस है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, इसका कितना मायने होता है लोकतंत्र में, ये आज इट हैज बीन पुट ऑन टेस्ट, एक तरह से ये परीक्षा में डाला गया है। आज कांग्रेस का एक साधारण बयान होना चाहिए था कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, हमें कानून पे भरोसा है, हम बाकी कोई वेंडेटा नहीं है। मगर ये कहना कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, पार्लियामेंट चलने का काम सरकार का है। अरे, सरकार ने आपको करप्शन के केस में नहीं फंसाया है, आपने करप्शन किया, कोर्ट ने आपको पकड़ लिया है, ये बहुत सिंपल है। तो क्या करना चाहिए? ये जो मत यहां आ रहा है कि सरकार पार्लियामेंट नहीं, तो क्या करना चाहिए सरकार को? मुझे लगता है एक्सपर्ट्स को भी इस पे कुछ ओपिनियन देना चाहिए। दूसरी बात, अब देखिए, क्या उसको पॉलिटिकल फायदा मिलेगा कांग्रेस को? सोनिया जी, राहुल जी कटघरे में खड़े होंगे, उस कटघरे के छवि से क्या देश में कांग्रेस को फायदा मिलेगा? ये एक डेंजरस क्वेश्चन है सर। इसलिए डेंजरस है कि बड़े बड़े घराने अगर भ्रष्टाचार करे, करप्शन करे और उससे डिमेरिट से मेरिट बनाने की कोशिश करे, तो हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा, हम कहाँ जा रहे हैं। हम देश को बर्बाद भी करें, भ्रष्टाचार में लिप्त भी पाए जाए और जब पकड़े जाएं उससे राजनीतिक बेनिफिट लें, तो ये देश कहां जा रहा है? अब ये हिंदुस्तान की जनता जाग गई है, कनीमोई भी पकड़ी गई। एक चीज और, संबित जी, आपने अच्छा जिक्र कर दिया, हमें भी लगा कि अच्छी बात है ये। अब एक दूसरा हिस्सा बताइए, वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए के आरोप लगे। लॉ विल, आपकी जो लाइन थी कि कानून अपना काम करेगा, ये नहीं कह के बकवास कहना शब्द सही नहीं था ना? मैं आपको बताता हूं, चूंकि आपने ये जो लाइन पूछा, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो सेंटेंस था, ये अरुण जेटली जी ने ही अपने प्रवक्ताई के समय इस सेंटेंस को उन्होंने कहा था पहली बार, और उसके बाद इट इज अ जनरल स्टेटमेंट यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्पोक्सपर्सन अक्रॉस लाइन, हमने इसको इस्तेमाल किया है। जहां तक अरुण जी का सवाल है, डीडीसीए का सवाल है, आप देखिए एसएफआईओ जो स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस था, ये यूपीए की सरकार के समय 2012 में बनाया गया। 1 वर्ष तक इसकी कार्यकाल रही, पूरी तरह से जितने भी क्वेश्चन उठाए गए हैं उन सब पे जांच हुआ। 2 चीजें सामने आई, एक तो उन्होंने कहा, एसएफआईओ ने कहा कि रोजमर्रे की जो एक्टिविटी है उसमें अरुण जी का कोई लेना देना नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग होती थी उस पे अरुण जी एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में प्रिसाइड करते थे। तीसरा उन्होंने कहा, इसमें किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है। तो ये तो स्पष्ट हो चुका है। संबित जी, इसका मतलब यह है कि आप पक्ष में है ना कि कीर्ति आजाद जी को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये एक व्यक्तिगत मामला है, ये पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है, ये एक स्वतंत्र देश है, यहाँ जिसको जो कहना है कोई रोके करनी चाहिए ना, उनको करने देना चाहिए ना, कोई रोके नहीं ना। देखिए, मैं कौन रोक रहा है? कोई किसी को यहाँ नहीं रोक रहा है। मैं तटस्थ प्रवक्ता के नाते इतना कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान आजाद देश है, हर कोई अपना काम कर सकता है, कह सकता है अपने कानून के हिसाब से, मगर कानून को दबाने का प्रयास, ये कहना, देखिए अंजना जरा बताइए, वहां पर सुब्रमण्यम स्वामी पहुंच गए हैं।
बिल्कुल, सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त अपनी पत्नी के साथ अंदर जाते हुए, और लाइव तस्वीरें योगेंद्र हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम के बीच। और आज खास इंतजाम ये किए गए हैं प्रसून कि कुछ गाड़ियों को अंदर तक ले जाने के लिए इजाजत दी गई है, क्योंकि ये ऐसा इंटरसेक्शन है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। कुछ ही क्षण पहले जो तस्वीर आपने देखी है, उसी गाड़ी में सवार होकर सुब्रमण्यम स्वामी अपनी पत्नी के साथ पहुंच चुके हैं पटियाला हाउस कोर्ट के। इतनी ज्यादा सुरक्षा अंजना हम देख रहे हैं आपके पीछे, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ लग रहा है जी। नहीं कर सकते प्रसून जी, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक बैरिकेड, ये अगर योगेंद्र आपको दिखा सके, हम लोग यहाँ पर मौजूद, तो हमारे पीछे एक बैरिकेड और लगा दिया है। तो दिल्ली पुलिस की सांस कितनी फूली हुई है, इसका अंदाजा आप इन बैरिकेड्स की गिनती से लगा सकते हैं। इतने सुरक्षा इंतजाम आपको दिल्ली की सड़कों पर नहीं दिखते हैं, लेकिन आज जब मामला इतना हाई प्रोफाइल है, तो देख लीजिए दिल्ली पुलिस का अलर्टनेस, उनकी एक्टिविटी देख लीजिए। आपको बड़े बड़े अधिकारी यहाँ चीखते और चिल्लाते हुए नजर आएंगे। कौन सा मीडिया वाला कहाँ पर खड़ा है, किसके पीछे एक और बैरिकेड लगा दें, किसके पीछे से एक रस्सी और खींच दें, आज यहाँ इनकी प्राथमिकता है। और इसीलिए आज खास इंतजाम इस तरह के दिख रहे हैं प्रसून। लेकिन गाड़ियों के अंदर जाने देने की व्यवस्था भी जब की गई है, तो फिर सिक्योरिटी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए है, या वहां पर मीडिया का हुजूम इतना ज्यादा है कि उसको कहीं ना कहीं दायरे में रखने का जिक्र कर रहे हैं? वो मीडिया को भी दायरे में रखने का है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ गाड़ी रोक देंगे और हर चैनल वहां पर पहुंच जाएगा, और वो भी चाहेंगे कि आज का दिन बहुत बड़ा है, एक तरह से एक बड़ी राजनीतिक जीत है, और उसको वो भुनाना चाहेंगे, तो उस तरह की परिस्थिति यहाँ ना उभरे, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और ये कम से कम इस हद तक ठीक है कि जो आम जनता है उसे तकलीफ नहीं हो रही है। स्मूथ ट्रैफिक इस सड़क पर अगर योगेंद्र आपको दिखा सके, तो इस जो सड़क है ये इंडिया गेट की चारों तरफ, थोड़ा हैवी ट्रैफिक जरूर हो गया है, लेकिन कम से कम आवाजाही जरूर हो पा रही है यहाँ पर प्रसून। चलिए, ये देखा जा सकता है, ये दरअसल इंडिया गेट के ठीक सामने जो उसका पूरा गोल चक्कर है इंडिया गेट के चारों तरफ की सड़कों का, उसका नजारा वहां से दिखला रही हैं अंजना, जो कि बता रही हैं किस रूप में सुरक्षा व्यवस्था। और सुब्रमण्यम स्वामी अपनी पत्नी के साथ पहुंच चुके हैं कोर्ट में, और माना जा रहा है कि 2:35 पर कांग्रेस के तमाम जो वकील हैं वो पहुंचेंगे, और उसके बाद लगभग 10 मिनट के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। हमारे साथ इस समय जस्टिस फखरुद्दीन साहब भी जुड़ चुके हैं। जस्टिस फखरुद्दीन साहब, हम ब्रेक ले उससे पहले एक सवाल, इस पूरे प्रोसेस में लग ऐसा रहा है कि पहली बार एक कानूनी मसले का राजनीतिकरण खुले तौर पर हो रहा है, और राजनीतिक स्थिति इस देश की इतनी मजबूत हो गई है कि उसके सामने कानूनी मसले भी बड़े छोटे हो गए हैं। मेरा ख्याल ऐसा है कि शायद कुछ समझ आ गई है लोगों में, वरना जिस तरह की तैयारियां थी, लेकिन कल से जो है, अब लीगल वे में दे हैव टू अपीयर इट, एंड आई थिंक दे हैव टू अपीयर विद देयर पर्सन्स, बेलर, दे आर लायर्स। अब ऐसा नहीं लग पा रहा है कि अदालत के, ठीक है कांग्रेस ऑफिस या बीजेपी ऑफिस में होती रहे, लेकिन अब सड़कों पर राजनीति करना अगर महंगा होगा, ये सब समझ चुके। हमारा कहने का मतलब यह है कि एक सुनवाई के दिन अगर कांग्रेस के इतने कार्यकर्ता सड़क पर आ जाते हैं, तो कांग्रेस तो चाहेगी ये मामला लंबा खींचे, यही अगर स्थिति है। इसकी नौयत तो मामले की वैसे भी है, अगर आप आदेश देखेंगे तो ये लंबा चलने वाला ही हिसाब किताब दिख रहा है जी। बिल्कुल, जो आदेश आप हाई कोर्ट का भी देखें और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का देखें, तो ये लंबा चलने वाला हादसा, लंबा यूं भी चलेगा। और राजनीतिक तौर पर इसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति सिमटती चली आ रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वकील भी अदालत में पहुंच चुके हैं पटियाला कोर्ट में। उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे, जिनकी तस्वीर हमने दिखाई थी, और इस बीच वकील, इसका मतलब बहुत साफ है कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये दोनों भी पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही ये भी बात है कि ये तमाम स्थिति के बीच 3 बजे चूंकि पूरी सुनवाई शुरू होगी, तो उसमें कितना वक्त लगेगा और किस रूप में लगेगा, उसकी मौजूदगी तमाम जो भी आरोपी हैं और उसमें शिकायतकर्ता चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी, वो पहले पूरा मामला बताएंगे। एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें फिर इस बात का जिक्र होगा कि इसकी अगली डेट रखी जाए, तमाम जो भी वहाँ पर सुनवाई हो उसमें रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, क्या होना चाहिए। हाँ अंजना, बताइए। अहमद पटेल यहाँ पर तस्वीरें अब आ रही हैं। अहमद पटेल भी यहाँ से निकल गए हैं और अंदर वो भी कोर्ट परिसर में पहुंच गए। जैसा कि आपने बताया था, राहुल गांधी के लिए बेल वही लेंगे, दूसरी तरफ मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बेल लेंगे सोनिया गांधी के लिए, तो अब उनका भी इंतजार है। तो कम से कम कांग्रेस के ये नेता अहमद पटेल साहब अभी अंदर गए हैं, और एक एक करके इसी गेट से सबकी एंट्री हो रही है। प्रसून, चलिए, जैसे जैसे आप इशारा कर दीजिएगा, हम आपके पास आते रहेंगे। इन सारी चीजों
और ये नज़ारा जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये राहुल गांधी, चूंकि इससे पहले बैठक चल रही थी यंग इंडिया की गुलाम नबी आज़ाद के घर पे, वहाँ से वो निकले हैं, तो उन्हें भी पटियाला कोर्ट पहुंचना है राहुल गांधी। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी अलग जाएंगे, सोनिया गांधी अलग जाएंगी, जो अदालत में पहुंचेंगी। तो उनका इंतजार हो रहा है कि वो वहां पर पहुंचेंगे, और चूंकि 3 बजे का वक्त निर्धारित है तो उससे कुछ पहले वो वहां पर पहुंच जाएं। और ये सारी स्थितियां राजनीतिक तौर से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या, कानूनी तौर पर जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, इस देश के भीतर के मैसेजेस जो हों लगातार करप्शन को लेकर, इस देश में सियासी मुद्दा तो बनता है उर्मिलेश जी कि करप्शन हो रहा है, लेकिन इस बात को भी कहा जाता है कि करप्शन में बड़े लोगों तक हाथ पहुंच नहीं पाते हैं सत्ता के। तो क्या ये बड़े लोगों तक हाथ पहुंच रहे हैं या बड़े लोगों का एक सियासी खेल बन रहा है? प्रसून, मैं जो बात कहूँगा वो बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत लोग इसको मज़ा लेकर स्वीकार या नज़रअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में करप्शन को की समस्या को एड्रेस करने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। हमारे सिस्टम की देन है करप्शन। सिस्टमेटिक ढंग से आप उसको जब एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप पूरे स्ट्रक्चर में उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1, 2, 3 को पकड़ करके आप करते हैं। उनके पास इतनी ताकत होती है, इतने सलाहकार होते हैं, इतने कानूनी प्रावधान होते हैं, इतने कानूनी प्रावधानों के उपयोग दुरुपयोग की दक्षता होती है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ता और अंततः करप्शन जिंदाबाद होता है। मुझे लगता है कि सिस्टम को एड्रेस करने की जरूरत है, सिस्टम की खामियों को समझने की जरूरत है, जहां से करप्शन की कर्मनाशा बह रही है। और ये कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि करप्शन से राजनीति में खेल रहे हैं लोग जो हैं भारत की सियासत में पिछले 30 सालों से कम मैं देख रहा हूं एक जर्नलिस्ट के रूप में, करप्शन का झुनझुना बजा बजा कर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी जा रही हैं और करप्शन खत्म नहीं हो रहा है। करप्शन को सच पूछिए तो संस्थागत बनाकर और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। संबित पात्रा जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना उर्मिलेश जी को, ठीक बात है, सिस्टम को ओवरऑल चेंज करने की आवश्यकता है, मगर आज जो बड़ा डिबेट चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो फ्रेज यूज किया जाता था कि कानून के लंबे हाथ होते हैं, वाकई कानून के लंबे हाथ होते ही है या नहीं। और आज जब कानून के लंबे हाथ बहुत बड़े बड़े लोगों तक पहुंच गए हैं, तो एक तरह की जो तिलमिलाहट हर क्षेत्र में, मुझे याद है ममता बनर्जी को जब ये सवाल पूछा गया कि सोनिया जी और राहुल जी को कोर्ट में समन किया गया है, तो वो चौंक गई और उन्होंने बयान दिया बाकायदा और कहा कि क्या सोनिया जी और राहुल जी को कोर्ट जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है कि इतने बड़े लोगों को कोर्ट में बुलाया जाए। मुझे नहीं समझ में आता है, ममता जी जो कहती है कि मैं जमीन से उठी हुई नेता हूं, उनको ऐसा क्यों लगता है कि बड़े लोग जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो और जब वो पकड़े जाए तो वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं? कोर्ट में जाना ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि आप देखिए, मैं तो कोर्ट के जजमेंट से भी रीड कर रहा हूं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा पुण्य जी आपको। कोर्ट को जब ये पूछा गया, हाई कोर्ट को, सेशन कोर्ट ने समन किया था, फिर दोनों गए थे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम स्वप्ने में भी नहीं सोच सकते हैं कि क्यों नहीं समन करना चाहिए। आप पढ़िए क्या है, 2 लाइन, इन एनी केस बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इट कैन बी सेड दैट नो केस ऑफ समनिंग पेटिशनर्स एज अक्यूज्ड इन द कंप्लेंट इन क्वेश्चन इज मेड आउट। मतलब सपने में भी हम नहीं सोच सकते हैं। नहीं संबित जी, आप मामले को छोटा मत कीजिए। जुलाई 2014 प्रधानमंत्री मोदी का संसद के भीतर भाषण कि जितने के ऊपर भी जो दाग लगे हैं, जो केस लगे हैं पार्लियामेंट्रीज के ऊपर, सब मामले की सुनवाई होनी चाहिए और 2015 में लहलाना चाहिए कि यहाँ सारे लोग बिना दाग के बैठे हैं। अब ये सवाल है, 2015 भी बीतने को आ गया। सवाल इसलिए इस देश की जनता के भीतर से उठ रहा है कि करप्शन और करप्ट लोग तो पार्लियामेंट के भीतर तक बैठे हुए हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है। सवाल सोनिया राहुल भर का नहीं आ रहा है, सवाल उर्मिलेश जी उठा रहे हैं कि उस जड़ को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? आप सत्ता में हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं साहब। नहीं, आपने ठीक कहा, और इसीलिए जब मोदी जी के उस भाषण को मैं पूरा याद दिलाऊं, मोदी जी ने कहा था मैं चीफ जस्टिस हम जरा सा 1 मिनट रोक रहे हैं आपको। गुलाम नबी आजाद साहब के घर पे जो बैठक थी जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे, वो जो निकले हैं वहां से, उनकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर यंग इंडिया को लेकर एक बैठक थी, तमाम लोग वहां पर बैठे थे और इसके बाद अब यहां से निकलकर कुछ देर के बाद सब रवाना होंगे, चूंकि 10 जनपद चले गई सोनिया गांधी, राहुल अपने निवास स्थान गए हैं, उसके बाद वो वहां से निकलेंगे और पटियाला कोर्ट की दिशा में जाएंगे। पटियाला कोर्ट में वकील दोनों तरफ के पहुंच चुके हैं, सुब्रमण्यम स्वामी खुद भी पहुंच चुके हैं, चूंकि शिकायतकर्ता वही हैं तो शिकायतकर्ता को अपनी बात सबसे पहले रखनी होगी। शुरुआती दौर में जब मैजिस्ट्रेट जब इन बातों का जिक्र करेंगी कि जो आरोपी हैं, ये राहुल गांधी का निकलते हुए आप देख रहे हैं गाड़ी में बैठकर,
तो जाहिर है ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। संबित पात्रा जी देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवी है, शानदार रईसी है। सवाल इस देश के भीतर यही है, आरोप कहां लग रहे हैं, आरोप कौन लगा रहा है, पार्लियामेंट भी उनके सामने क्यों आखिर अपाहिज सी हो जाती है, असहाय सी हो जाती है। इस देश के भीतर सवाल ये है, और इसका रास्ता कैसे निकले। जी देखिए, आपने जो पूछा था कि मोदी जी ने एक वक्तव्य रखा था कि मैं चाहूंगा कि 2015 तक सारे जो एमपी हैं उनके जो किसी के खिलाफ भी अगर कोई केस चल रहा वो जल्दी हो जाए, त्वरित हो जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाए। वो चिट्ठी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा था, पार्लियामेंट की तरफ से, आपको ध्यान होगा वो चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा गया था। कोर्ट ने इसमें कॉन्स्ट्रेंट ऑफ लेबर के कारण इसमें अपनी असहमति दी थी कि ये संभव नहीं है कि सारे केस जो है वो फास्ट ट्रैक कर दिया जाए और एक लिमिटेड टाइम के अंदर सबके रिजल्ट आ जाए। चलिए, ये तो आपने नहीं, ये आपने अच्छी बात कह दी। अब एक दूसरा जवाब दे दीजिए, बिहार में बीजेपी ने उन उम्मीदवार 33 उम्मीदवारों को टिकट क्यों दे दिए जिनके ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और आर्थिक मामले भी दर्ज है? भाई आगे तो आप ठीक कर सकते हो। नहीं देखिए, 6 जीते भी हैं। पुण्य जी, मैं आप ये जो बड़ा पर्सपेक्टिव ऑफ डिस्कशन है करप्शन को लेकर, हम ये रोज करते हैं। आप हमें रोज सवाल पूछते हैं, हम भी जवाब देते हैं। बिहार में क्या हुआ ये तो हमने डिस्कस किया है, मगर आज का परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा है। और हम डाटा लेके बैठे हैं। दरअसल मुश्किल ये हो गई, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का 54 जो दागी हैं विधायक वहां पर, नहीं हरियाणा में ठीक है, इसमें 16 है, मैं समझ गया जिनके ऊपर आप जो बोल रहे हैं। मैं उसका सवाल का मर्म मैं समझ रहा हूं। ये वाजिब सवाल है कि राजनीति से भ्रष्टाचार को और क्रिमिनलिटी को दूर होना चाहिए। ये एक बड़ा पर्सपेक्टिव। अब ओरिजिनल जवाब आप दीजिए, क्या ये पूरा मामला पॉलिटिकलाइज हो रहा है और इस पॉलिटिकलाइजेशन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाह रही है अपने अपने हित को साधना? देखिए, अब इसका उत्तर सुनिए। आपने जो पूछा कि ये पूरा जो सोनिया जी और राहुल जी का कोर्ट में जाना ये पॉलिटिसाइज हो रहा है क्या, इसको कौन पॉलिटिसाइज कर रहा है, कौन पार्लियामेंट रोक रहा है? और आपने भी ये सवाल पूछा कि क्या इससे कांग्रेस को हित होगा, रिवाइवल होगा। मैं कहता हूं पुण्य जी, इससे और खराब क्या हो सकता है कि आप करप्शन करें और करप्शन के मामले में जब जेल जाएं, उससे आप पार्टी को खड़े करने की कोशिश करें। इससे खराब दिन पार्टी के लिए आ सकते हैं क्या? पार्टी को खड़ा करने के लिए क्या मंच होना चाहिए? मंच होना चाहिए कि ऐसा नेता जिसके ऊपर एक दाग न लगे, ऐसा नेता जिसने करप्शन को समाप्त करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हो, ना कि ऐसा नेता जो खुद करप्शन के केस में जेल या बेल के ऊपर डिबेट हो रहा हो। और हम ये कह रहे हैं कि इसके आधार पर पार्टी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। असल में संबित, आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन उसकी विश्वसनीयता समाज में बन नहीं पा रही है, क्योंकि आपके जो करप्शन के बड़े खलनायक हैं उन पर आपकी नजर नहीं है और आप दूसरी पार्टियों का केवल गिना रहे हैं। मैं मानता हूं कि वहां भी है सब कुछ गड़बड़, लेकिन आप मौजूदगी है वहां पर। मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आ रहे हैं। तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी 24 अकबर रोड में, जो 10 जनपद के बाहर। अब वहां चूंकि सोनिया गांधी कुछ देर में निकलेंगी, शीला दीक्षित भी नजर आ रही है, मीरा कुमार भी नजर आ रही हैं, गुलाम नबी आजाद भी नजर आ रहे हैं। सारे नेता वहां से मार्च करते हुए जा रहे हैं और ये एक तस्वीर है जो 24 अकबर रोड से 10 जनपद और वहां से सोनिया गांधी निकलेगी। और जिस तरीके से सुबह से इस बात का जिक्र कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हो या देखिए प्रियंका गांधी भी वहां पर नजर आ रही हैं। हालांकि लगातार प्रयास हो रहा है कि वो कुछ कहें। मोहसिना किदवई भी नजर आ रही हैं। तमाम नेता आप देख सकते हैं कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस के भीतर ये सवाल बार बार उठेगा जब जब गांधी परिवार को लेकर कोई मुश्किलात आती है तो पूरी कांग्रेस कैसे आ जाती है। ये इंदिरा गांधी के दौर में भी देखा गया और अब भी देखा जा रहा है, और ये दौर राजीव गांधी के दौर में भी देखा गया था। जिस तरीके से जब भी संकट आया उस समय बफोर्स का मसला था, इस वक्त अगर नेशनल हेराल्ड का मसला है, ये पहल चहल कदमी हम लोग देख रहे हैं 2004 के बाद, जिस वक्त सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। इस तरह की पूरी भीड़, पूरा हुजूम अकबर रोड पर मौजूद था और पूरा का पूरा हेडक्वार्टर जो था पटा पड़ा था नेताओं से, और वहां पर जिस तरीके से नारे लग रहे थे, पोस्टर लग रहे थे, तो कांग्रेस कहीं राजनीतिक रिवाइवल इसके जरिए देख रही है, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। या फिर राजनीतिक तौर पर नेशनल हेराल्ड को मुद्दा बनाकर वो अब वैचारिक तौर पर नेहरू गांधी का जिक्र करते हुए मौजूदा वक्त में कांग्रेस को लाकर खड़ी कर सकती है या नहीं सकती है, यह उसका भी इम्तिहान है। क्योंकि नेशनल हेराल्ड 1938 में निकलता है और उसके बाद जब पहली बार बंद होता है तो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू
होता है, 1942 का जिक्र था, 3 बरस बंद भी रहता है। लेकिन नेहरू के दौर की राजनीति में वैचारिक पक्ष जो मजबूत था, मौजूदा वक्त में वो वैचारिक पक्ष हाशिए पर चला गया है और नेशनल हेराल्ड की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह भी एक सच है फखरुद्दीन साहब। लेकिन हम एक चीज आपसे जरा जानना चाहेंगे, जिस बात का जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं कि करप्शन को लेकर राजनीतिक मंशा कभी ठीक लगती नहीं है, सिवाय इसके कि उससे कुछ लाभ मिल जाए या सामने वाले को ध्वस्त किया जा सके। जी, देखने में कुछ ऐसे ही आ रहा है। जितने केसेस हैं वो वन वे आर दी अदर बिकमिंग पॉलिटिकल, इधर द पर्सन हु हैज डन इट। इन दिस केस इनफैक्ट द हाई कोर्ट हैज स्टार्टेड विद दिस। हाई कोर्ट ने इससे ही शुरू किया कि कांग्रेस पार्टी की पूरी प्रोबेटी जो है 127 या 28 साल की पहली बार यहाँ वो आई है। तो यहाँ तो कांग्रेस पार्टी का सवाल है। ये तस्वीर हम कोर्ट की दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं और तमाम नेताओं, जो बड़े नेता जो पहुंचे, कार्यकर्ताओं को आने की मनाहट, लेकिन नेता पहुंचे हैं। गुलाम नबी आजाद भी दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके ठीक पीछे हैं। प्रियंका वाड्रा से लेकर अंबिका सोनी, मीरा कुमार, सभी नेता पैदल पहुंच रहे कोर्ट परिसर में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मीरा कुमार है। इसी के साथ जो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है प्रियंका वाड्रा उसमें आगे है, खड़गे सामने है, साथ में कुछ और दिग्गज नेता है, जितेंद्र कुमार से लेकर तमाम जो कांग्रेस के कई सारे नेता हैं वो सभी पैदल जा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा इंडिया गेट पर, अजय माकन भी उनके पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे कोर्ट परिसर में। यानी प्रसून एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में कांग्रेस पार्टी एक किस्म का राजनीतिक ड्रामा भी यहाँ करती हुई, क्योंकि गाड़ियों से वो तमाम लोग बहुत पहले उतर रहे हैं और पैदल चल के आ रहे हैं। अब ये 2 वजह इसकी हो सकती है, या तो राजनीतिक रूप से एक दाव खेलने की कोशिश है कि सड़कों पर पैदल चल के हम कोर्ट के सामने पहुंच रहे हैं, या फिर ये भी वजह हो सकती है जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, ट्रैफिक बहुत हैवी है, आर्टीरियल रोड है, आने में देरी ना हो, प्रोसीडिंग्स में देरी ना हो। और अब भी यहाँ पर और भी कई लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अब जो अंदाज दिख रहा है प्रसून उसमें यही है कि गाड़ियों से लोग पहले रुक जा रहे हैं। बीएसएफ, आरएएफ के तमाम जवान फिर पुलिस की रस्सी लेकर, रस्सी के दायरे में रखकर इन नेताओं को यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। और देखिए ये पुलिस की जो अफरा तफरी है उसकी तस्वीर आपको योगिंदर इस वक्त दिखा रहे होंगे। जबरदस्त अफरा तफरी यहाँ पर मची हुई है, क्योंकि बड़े बड़े नेता, प्रियंका वाड्रा से लेकर इससे पहले आपने देखा जो नेता थे कांग्रेस पार्टी के, जिसमें मीरा कुमार, अंबिका सोनी, अजय माकन सभी थे, वो पैदल सड़कों पर चलकर अब यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट के परिसर में पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये आगे की तस्वीर आपको दिखाएगी, क्योंकि गाड़ियों को उन्हें हटाना भी है। एसपीजी के भी तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो भी लोगों को सड़क में गाड़ियों को आगे बढ़ाते हुए, ताकि ट्रैफिक यहाँ स्मूथ चलता रहे। जिस तरह से यहाँ पर सड़क तक अब ये पूरा बवाल मच चुका है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत हैरानी की बात नहीं होगी कि ट्रैफिक को शायद रोकना भी पड़े। रस्सी के जरिए इन नेताओं को एक हिस्से में लगभग दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ करके उन्हें सड़क पर पटियाला हाउस कोर्ट के परिसर में पहुंचाया जा रहा है। अब प्रियंका वाड्रा का इंडिया गेट के बाहर इस तरह से यहाँ पर पहुंचना, और अंदाजा आप लगा सकते हैं प्रसून जो ये वक्त अब 2-3 के बीच का है इंडिया गेट पर, बिल्कुल पटियाला हाउस कोर्ट के परिसर में। और लगभग मुझे लगता है 100, 150, 200 मीटर पहले से चल रही थी, क्योंकि हलचल हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन हम ये बता नहीं पा रहे थे कि कौन कौन से नेता है, बहुत दूर से दिख नहीं रहा था। लेकिन अब इस तरह से पैदल पहुंच रहे हैं। अब इंतजार रहेगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि बाकी जो बड़े नेताओं को पहुंचना था वो तो लगभग सब पहुंच चुके हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि बड़े नेताओं की मौजूदगी के जरिए कांग्रेस, अंजना, इस बात का जिक्र और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तौर पर एक परसेप्शन भी देश में देना चाहती है कि क्या संकट कांग्रेस के ऊपर है, चूंकि वो लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, मोदी गवर्नमेंट को निशाने पर ले रही है। नेशनल हेराल्ड मुद्दे के कानूनी पक्ष से इतर राजनीतिक तौर पे ज़्यादा सोचा जा रहा है। और जो नज़ारा पहली बार जो कांग्रेस के भीतर की कई दरारों का जिक्र होता था, वो भी इस दौर में पट रहा है। चूंकि अहमद पटेल जमानत राहुल गांधी की लेने वाले हैं, मनमोहन सिंह पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले किसी की जमानत ली या नहीं ली, ये जरा देखना होगा, क्योंकि ऐसे मौके आते नहीं हैं हिंदुस्तान की तारीख में, रहे नहीं कि कोई पूर्व प्रधानमंत्री भी जमानत ले रहा है। तो जमानत वो सोनिया गांधी की ले रहे हैं। लगातार जिन नेताओं के साथ कदम ताल करते हुए लोग अंदर जा रहे थे, उसमें हर कोई बेहद सामान्य तरीके से, चाहे वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, और अब लग रहा है अंजना की शायद सोनिया गांधी आ रही है।
बिल्कुल बिल्कुल कॉन्वॉय है। मैं कहती हूँ योगेंद्र को कि वो आपको दिखाए। ये देखिए उनका कॉन्वॉय पहुंच चुका है, गाड़ियां आ रही हैं, एसपीजी की जो गाड़ियां आती है, अगर इस गाड़ी में दिख सके तो सामने से, चूंकि आगे से गाड़ी निकल गई है, लेकिन ये कॉन्वॉय देख के समझ में आ गया है प्रसून कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी अब पहुंचना, क्योंकि साथ ही दोनों निकले हैं। ये मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंच गए हैं कोर्ट परिसर में और बेल लेना है इन्हें सोनिया गांधी का। जैसा कि आपने देखा था, अहमद पटेल इससे पहले पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचे थे और वो बेल लेने वाले हैं राहुल गांधी की। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तो बस अब राहुल और सोनिया के पहुंचने का इंतजार रहेगा प्रसून। और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा कन्वाय आ रहा है, जिस तरीके से नेताओं की फौज, और उसमें भी तमाम वो कद्दावर नेता, इसमें से बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के दौर में को भी देखा समझा है। और इंदिरा गांधी जिस वक्त जेल जाने की स्थिति आई थी और शाह कमीशन जिसका जिक्र भी हो रहा था, उस पूरी परिस्थितियों को इन्होंने देखा समझा भोगा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि नेशनल हेराल्ड नेहरू के दौर से जुड़ा हुआ है और नेहरू के दौर की राजनीति, अब के दौर की राजनीति, जेल जाने का सिलसिला इंदिरा गांधी का जो था, उनका जो तरीका था, और अब के दौर की जो राजनीति और अब की राजनीति के जो तरीके हैं, ये सारी स्थिति है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि क्या देश के भीतर पहली बार ऐसा भी देखा जा रहा है जब पार्लियामेंट पूरे तरीके से ठप हो जाती है, हर मुद्दा जो देश से जुड़ा हुआ है उस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है और नेशनल हेराल्ड मुद्दा सबसे बड़ा हो गया है। ये मैसेज जो है ये कहीं ना कहीं देश के भीतर इस बात की दिशा में ले जा रहा है कि सारे समाधान राजनीतिक तौर पर ही होते हैं। गौर साहब, हम दोबारा लौट रहे हैं 360 डिग्री में फिर वहीं पर। आप ठीक कहेंगे कि ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी तौर पे पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी जमानत लेंगे, वो भी पहुंच गए, कद्दावर नेताओं की टीम सब कोई पहुंच गए। एक लिहाज से कह सकते हैं, देखिए दोबारा हम तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें अंबिका सोनी आगे, गुलाम नबी उनके पीछे, प्रियंका उनके साथ चल रही हैं, अहमद पटेल नजर आ रहे हैं, शीला दीक्षित नजर आ रही हैं, मोतीलाल वोरा नजर आ रहे हैं। और ये नेताओं की पूरी फौज, कांग्रेस एक लिहाज से आज पटियाला कोर्ट में पहुंची है। अब ये सवाल है कि इन सब के बीच दलील जो हो, फैसले जो हो, जैसे भी जिस रूप में आए, वो कितने मायने रखे ना रखे उन्हीं के आधार पर होगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के समानांतर में जो राजनीति होगी उसे आप कैसे रोक सकते हैं? देखिए, नहीं रोक सकते हैं तो हावी यही हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है प्रसून जी। मैं जब अगर पुराने कुछ समय से अब तक का वाकया मनन कर रहा था, वो विषय चिदम्बरम पर रेड का हो, वो सहारा श्री को अरेस्ट करके मुलायम सिंह यादव को डिसवेड करने का हो, या यादव सिंह मसले की जांच को हवा बनाकर मायावती और मुलायम सिंह दोनों को बैलेंस करने का हो। कांग्रेस ने भी यही किया। ताज कॉरिडोर का मसला ले, सीबीआई ने मायावती को प्रोसिक्यूट किया, वो रिपोर्ट एक बार चार्जशीट फाइल की, एक बार एक्सोनरेट किया गया, फिर से चार्जशीट आई। तो ये सब मसले समानांतर तरीके से राजनीति के तौर पे चलते हैं। आपको एक उदाहरण दे बीच में जी, अक्टूबर के महीने में सीबीआई ने पूछताछ की चंद्रशेखर राव से जी, हैदराबाद जाकर जी, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और मसला 2006 के घोटाले का था, जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसका लेकर मसला था जी। अब आप बताइए, एक तरफ वो है, हम क्यों आपसे कह रहे हैं बार बार, सीबीआई अपना काम कर रही है, इस देश में कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जब बड़ी राजनीति टकराती है तो उसका असर हम खाली समझना चाह रहे हैं कि इसका मैसेज क्या है। निशाने पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को लिया जा रहा है, निशाने पर लेने वाले शख्स इस देश में पहले सत्ता चला चुके हैं, 60 वर्ष तक चला, और हमेशा यही करते आ रहे, जो भी उन्होंने भी ये किया। दोनों हम किसी को तो राजनीतिक लोग, ये जो तंत्र है, जो इन्वेस्टिगेटिंग तंत्र है या न्यायिक तंत्र है, इन दोनों का यूज, मिसयूज और अब्यूज तीनों करते आ रहे हैं। तो ये हम एक मिनट जरा सा रोके आपको, हमारे संवाददाता चूंकि अहमद अजीम उनमें से होंगे जो कि जिनको कोर्ट के भीतर रहने की इजाजत भी दी गई है, 10 पत्रकारों को सिर्फ दी गई है, उसमें वह भी हैं। अहमद, क्या आप देख पा रहे हैं वहां पर, और कब शुरू होगी पूरी प्रक्रिया, कौन कौन पहुंचे हैं? प्रसून, देखिए इस वक्त लवलीन जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, उनकी कोर्ट खचाखच भर चुकी है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं, उसमें अहमद पटेल शामिल हैं, उसमें मोहसिना किदवई शामिल हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं, उसके अलावा जितने भी और के एंटोनी, जो भी आप नाम लीजिए बड़े नेता का जो टॉप ब्रास में आते हैं कांग्रेस के, वो सभी लोग शामिल हैं, इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले खबर ये जब ब्रेक करी थी हम लोगों
लोगों ने प्रसून और ये कहा था कि मनमोहन सिंह जमानत ले सकते हैं सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की जमानत अहमद पटेल ले सकते हैं, उस चीज़ पर तकरीबन पुष्टि होती रह रही है। बस थोड़ी देर बाद जो है जब ये प्रोसीडिंग शुरू होगी तो शायद ये एकदम और चीज़ साफ हो जाएगी, क्योंकि वो सभी लोग कोर्ट में मौजूद हैं। और इस बीच सुमन दुबे जो इसमें आरोपी हैं, उनकी जमानत शायद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष लेंगे और इसके धीरे धीरे करके अब सिर्फ इंतजार है सोनिया गांधी का आने का, जो थोड़ी देर में ही यहाँ पे पहुँचने वाली है। जी, और कोर्ट के जहां पर मौजूद है वहां पर दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी भी मौजूद हैं वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट रूम जो है पूरा भरा हुआ है, उसमें एक तरफ जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी और उनके साथ जो 3 वकील आने की इजाजत मिली है वो लोग मौजूद हैं, और बाकी पूरा कमरा जो है वो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन लोगों से भरा हुआ है। कुछ और भी वकील हैं, जो कोर्ट स्टाफ है वो मौजूद है यहाँ पर, और बाकी लोग जो हैं, क्योंकि कोर्ट रूम काफी बड़ा है इसलिए जो गैलरी है कोर्ट रूम के बाहर उसमें जो है बाकी लोग खड़े हुए हैं, और वहाँ से जो है कम से कम हियरिंग जो है वो दिख सकती है साफ तौर पर। जी, और ये ठीक 3 बजे का वक्त निर्धारित है, 3 बजे ही शुरू होगा। जी हाँ, बिल्कुल 3 बजे जो है सुनवाई शुरू हो जाएगी, और 2:55 पर राहुल और सोनिया गांधी के यहाँ पर आने की संभावना है कि उसने 2:50-2:55 के बीच में वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। 3 बजे जो है सुनवाई शुरू हो जाएगी। जी, चलिए दर्शकों को जानकारी दे दें, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं कोर्ट में ही, और वहाँ से जो तो ये एक तस्वीर और हम आपको दिखला रहे हैं जिसमें राहुल गांधी अब कुछ मिनटों में पहुंचेंगे। राहुल गांधी अभी तक नहीं पहुंचे, राहुल और सोनिया इन्हीं का इंतजार हो रहा है। और चूंकि 2:55 का जिक्र हमारे संवाददाता भी कर रहे हैं वहां से, 2:43 हो चुके हैं। राहुल गांधी का ये काफिला है जो कि चल पड़ा है इस वक्त पटियाला कोर्ट की तरफ, चूँकि वो इंडिया गेट के चारों तरफ जो सड़क है उस सड़क पर ही पटियाला कोर्ट आता है। और इन सब के बीच कांग्रेस के लिए ये क्या एक इन परिस्थितियों में, आलोक जी आप कांग्रेस पे तो आपने किताब भी लिखी, लेकिन क्या कांग्रेस इस पेशी को लेकर कहीं उनको राजनीतिक संघर्ष से जोड़ पाएगी या नहीं पाएगी, ये एक सवाल हर जहन में होगा। देखिए निश्चित है, लेकिन ये एक शुरुआत है, इसलिए मैं मानता हूँ कि नहीं इसको जोड़ सकती है जिस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं। अब वैसे आपने जिक्र किया, मैं एक बात याद दिला दूँ, अंबिका सोनी और शीला दीक्षित ही उस समय थे जब इंदिरा गांधी के समय में दिल्ली वाले उस मामले में। बाकी और जो नेता आपको पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं, इवन अहमद पटेल भी राज्य के यूथ कांग्रेस वगैरह में थे, गुलाम नबी आज़ाद भी यूथ कांग्रेस थे। तो वो जो एक पूरी पीढ़ी तो एक समय वैसी नहीं है जो इंदिरा गांधी वाली की तरह से हवा उनके प्रति सहानुभूति जुड़े, लेकिन जो प्रादेशिक नेता हैं यदि वो साथ में जुड़ करके इस आंदोलन को बीजेपी का नेशनल हेराल्ड नहीं, उसमें मानता हूँ मैं मानता हूँ कि भाजपा वर्सेस एक फोर्स तैयार हो सके इस दिशा में आगे बढ़ने की एक प्रयास। जैसे आप देखिए शैलजा दिख रही है या और जो नेता दिख रहे हैं, उनको आगे लगता है भविष्य उनका है। राहुल गांधी के साथ जो जुड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी आज संजय गांधी वाली स्थिति में तो नहीं जो जमीन पे जिसको कहते हैं कि टायर वाले के साथ बैठ करके और अपना काम करते थे। और इसलिए आप देखिए ये काफिला है, ये काफिला संजय गांधी इंदिरा गांधी के साथ वैसा नहीं दिखता था, भीड़ दिखती थी जो अपने आप आती थी। इस बार कार्यकर्ता जरूर है जो बीजेपी से दुखी है, नाराज है या अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है। नहीं, सिर्फ मुझे लगता है कि मसला, ये मसला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन के दौर में करप्शन एक बहुत बड़ा इशू था, लेकिन ये करप्शन से बड़ा मुद्दा है राजनीतिक संघर्ष। एक मिनट अंजना बताइए, क्योंकि देखिए इसमें करप्शन कम है, सरकार से मिला हुआ तो फायदा नहीं है ना। प्रसून हालांकि कुछ ही देर में अब बताया जा रहा है कि जो ये इंडिया गेट का सर्कल है वहां पहुंच गए हैं। एक बार अगर योगिंदर आपको दिखाएं, ये गाड़ियों का काफिला दिख रहा है तो अक्सर ये भ्रम हो जाता है कि उन्हीं की गाड़ी थी। ये देखिए, ये अब जानकारी आ रही है और ये हलचल से ये साफ लग रहा है कि वही लोग हैं। जो जानकारी मिली है अगर सही निकलती है तो सफारी में बताया जा रहा है दोनों एक साथ ही एक गाड़ी में आ रहे हैं। थोड़ा सा उसके लिए अभी लेकिन और इंतजार करना होगा। शुरुआती वक्त पे जरा सा भ्रम हुआ, लगा कि उन्हीं की गाड़ी है, लेकिन वक्त भी देखिए चूंकि 3 बजे तक का टाइम दिया गया है कोर्ट के मुताबिक, तो उससे पहले उन्हें पहुंचना ही है। और इस हलचल से साफ लग रहा है कि उनकी गाड़ी ही ये है। अगर ये सफेद गाड़ी इस वक्त दिख पा रही हो आपको, लगता है वो गाड़ी वहां पर रुक भी गई है, ठहर भी गई है। हाँ अंजना, हम बता दें, हम देख पा रहे हैं सोनिया गांधी को देख पा रहे हैं, आप बताना शुरू करें। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों नजर आ रहे हैं जी। अब आपके पीछे से गुजरेंगे, आप जरा बताना और देख के बताना शुरू करें।
बिल्कुल। और ये नजारा इस तरह से, चूंकि मीडिया का जबरदस्त हुजूम है, और ये देखिए आप इस तरफ अगर सड़क पर आपको ये हिस्सा योगिंदर दिखाएं, आरएएफ के जवान किस तरह से रस्सी लेकर पूरे हिस्से को बैरिकेड कर रहे हैं। ये उन्हीं की गाड़ी है, उन्हीं का काफिला है। पुलिस के लिए जबरदस्त मशक्कत, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लगभग 300 से 400 तो पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि ये देखिए सोनिया गांधी सड़क पर पैदल चलती हुई, राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों पैदल जाते हुए इस हिस्से से। उन्हें भी पता है कि मीडिया से इस वक्त बात कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब कोर्ट परिसर में घुस चुके हैं, यानी वक्त पर है वो। जिस तरह से 55 के पहले 3 बजे का वक्त उन्हें कोर्ट की तरफ से दिया गया था प्रसून, दोनों कोर्ट में पहुंच चुके हैं और पूरे नेताओं का तांता है। अहमद अजीम उस ऐतिहासिक दृश्य के गवाह हैं, जब उस कोर्ट परिसर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुंचेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी एक तरफ, कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक तरफ, प्रियंका वाड्रा। पटियाला हाउस कोर्ट प्रसून आज वो ऑक्सीजन सिलेंडर बन गया है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिससे वो पटियाला हाउस कोर्ट के जरिए सियासी जंग लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जंग 2 मैदानों पर लड़ा जा रहा है। एक पॉलिटिकली, एक राजनीतिक रूप से, जिसमें वो फायदा लेने की कोशिश करेंगे। उस दिन एहसास हो गया था जब इंदिरा गांधी की बहू के रूप में अपने आप को सोनिया गांधी ने बताया था और कहा था मैं डरी नहीं हूं। उसी निर्भीक अंदाज में सड़क पर पैदल चलते हुए माँ बेटा, क्योंकि कुछ ही देर पहले उन्होंने गाड़ी रोक दी थी और उसके बाद वो पैदल चल के आए हैं, क्योंकि बहुत दूर से बाकी नेताओं की तरह ये मुमकिन नहीं था। जी अंजना, आपने जिक्र किया कि मीडिया से बात नहीं करेंगे, मीडिया को दूर रखा जा रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि उन्होंने कन्वे कर दिया और मीडिया के लिए ही वो उतर गए सड़क पर। गाड़ी अंदर जाने का उनके लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो बाहर उतर के जानबूझकर पैदल इस रास्ते को उन्होंने पार किया, जिससे देश को वो दिखा सकें कि ये लोग एक राजनीतिक लड़ाई के तहत पटियाला कोर्ट पहुंचे हैं। और ये अंदेशा उन्होंने बाखूबी, दोनों ने बहुत ही शांत तरीके से चलते हुए लगभग जो 50-100 मीटर का फासला तय किया, क्योंकि गाड़ी उसके बाद अदालत के भीतर जा रही है और इजाजत भी थी कि आप अंदर तक जा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके तो बातचीत तो की गई, लेकिन बिना बोले जो बात होती है वो बड़ी दूर तलक जाती है। कुछ ऐसा संकेत मिले अंजना? बिल्कुल, अंदाज से एक तरह से बात करने की कोशिश की गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, क्योंकि पुलिस के जिस तरह के इंतजाम यहाँ पर थे प्रसून, मुश्किल था। मुझे तो एक वक्त को ये भी लगा कि राहुल गांधी की तरफ अगर कोई माइक लेके पहुंच जाएगा तो वो बात भी कर लेंगे और शायद सोनिया गांधी फिर से कह देंगी कि हाँ कोर्ट जो करेगा, हम उसके परिसर में आ गए हैं और किसी का डर नहीं है, क्योंकि अंदाज उनका था राहुल गांधी हमारी तरफ देख भी रहे थे। लेकिन जिस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, आर्टीरियल रोड है, और शायद ये भी एक तरीका था कि मीडिया में यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर कही गई बात का बहुत सभी को पता है कि मीडिया में कितना रिपीट वैल्यू होता है, तो शायद इसके लिए भी इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि जो भी वजह हो, लेकिन जैसा कि आपने कहा, उतर के गए, जानबूझ के गए, थोड़ी देर पहले उतरे, बहुत दूर पहले नहीं उतरने दिया होगा प्रियंका वाड्रा या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम वरिष्ठ नेताओं की तरह, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर पहले उतरे और इंसिस्ट करके एक तरह से पैदल दोनों गए हैं। तो बिना बोले बोल गए कि चलिए अब जो भी रास्ता है, चाहे ये बीजेपी वर्सेस सरकार वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में हम पैदल चलकर जंगे मैदान में पहुंच रहे हैं। यकीनन, और ये तस्वीरें बतला रही हैं कि किस तरीके से पटियाला कोर्ट मौजूदा राजनीति का ग्राउंड जीरो बन गया है। ये नहीं कहेंगे कि क्या है, नेशनल हेराल्ड को लेकर जो सुनवाई होगी वो अब कुछ देर में शुरुआत होगी 3 बजे से, और कुछ देर में जानकारी भी आ जाएगी। हमारे संवाददाता अहमद अजीम कोर्ट में ही हैं और जिस जगह सुनवाई होगी वहाँ पर वो मौजूद हैं, तो वो सारी जानकारी और पल पल की जो भी स्थिति रहेगी कि कोर्ट के भीतर में कैसे क्या हुआ, वो अहमद अजीम बताने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन ये जो मैसेज है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी, देखिए बाकायदा देख रहे हो, सोनिया ने हाथ भी उठाया और मीडिया की तरफ देखा, लेकिन दोनों बोलते कुछ नहीं। ये तो तय था कि क्योंकि अदालत में जा रहे हैं, परिसर में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी गाड़ी अंदर जा सकती थी, बावजूद इसके गाड़ी रुकी, दोनों उतरे। उसके बाद जो भी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था थी उसके दायरे में, जो जेट सिक्योरिटी उन दोनों के साथ है, उस सिक्योरिटी के दायरे में दोनों अंदर गए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। ये एक सिलसिला है कांग्रेस का, जिन्होंने पता है कि तस्वीरों के जरिए देश भर में जो मैसेज देना है, और कांग्रेस जो पहली बार 2014 के चुनाव में अपने आज़ादी के बाद से कहें हर चुनाव के स्थिति के मद्देनजर सबसे कमजोर हुई है। सिर्फ अच्छा, एक जानकारी और आ रही है कि
गाड़ी के अंदर जाने की इजाज़त जो दी गई थी वो इजाज़त सिर्फ उम्र के लिहाज से सुब्रमण्यम स्वामी और मनमोहन सिंह को दी गई थी, पूर्व प्राइम मिनिस्टर को। बाकी सब गेट तक गाड़ी तक आ सकते थे, उस गेट के अंदर उन्हें गाड़ी के बाद पैदल जाना था। ये जानकारी आ रही है कि उम्र के लिहाज से सुब्रमण्यम स्वामी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही गाड़ी के साथ अंदर जाने की इजाज़त दी गई, बाकी सभी को पैदल आना था। लेकिन वो गेट तक गाड़ी तक आ सकते थे। लेकिन जो भीड़, अफरा तफरी, मीडिया की मौजूदगी और ये सारी चीज़ें जो थी, उसका राजनीतिक तौर पर लाभ भी मिला नेताओं को, क्योंकि जिस लिहाज से वो पैदल निकले। और ये मैसेज, क्योंकि देश में कमोवेश हर जगह, चाहे भोपाल हो, पटना हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, जयपुर हो, श्रीनगर हो, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता आज जब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नेशनल हेराल्ड मुद्दे से ज़्यादा उनकी जुबान पे केंद्र सरकार है, तो ये एक मैसेज है कि राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है। और चूंकि अब पार्लियामेंट मंडे से शुरू होगी तो 3 दिन ही बचे हैं, 23 तारीख तक चलनी है, तो संसद का शीतकालीन सत्र राजनीतिक तौर पर सुहा, नेशनल हेराल्ड के राजनीतिक तौर पर ऑक्सीजन देने का काम पॉलिटिकल पार्टी के लिए करेगा। इसीलिए अब ये सवाल है, क्या जो करप्शन का मुद्दा था, अब आइए गौर साहब वापस आप पे आ रहे हैं, अब जरा बताइए करप्शन का मुद्दा नेशनल हेराल्ड के जरिए इस देश में क्या मैसेज कन्वे कर पाएगा? देखिए, राजनीतिक तौर से देखें तो कांग्रेस अपना रोना रो रही है, उत्पीड़न की बातें कर रही है, शायद ठीक हो, पर भाजपा नितिन गडकरी को भूल गई। यही स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के वहीं वही कुक थे, वही सर्वेंट थे, वहाँ तो और गंभीर बात थी। तो वहाँ कोई उन्होंने ब्लैक मनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। तो अब जहां हम ये सब बातें करते हैं कि करप्शन के लिए कौन सी पार्टी कितनी सीरियस है, तो पहले अपनी गिरेबान में झांक लें। बड़े मज़े से हमारे संबित भाई आपके प्रश्न को दरकिनार कर गए कि आज हम सिर्फ इस पर बात करेंगे, पर बात करप्शन पर अगर हम ओवरऑल करते हैं तो कोई भी पाक साफ नहीं है, कोई भी करप्शन के लिए सीरियस नहीं। बात राजनीतिक गोटी बिठाने की, डर का, आतंक का माहौल बनाने की भी है। एक किसी व्यक्ति ने कोई गलत किया, उसका डर उसको दिखाए रखो और सालों साल ट्रायल चला लो, उससे राजनीति। हेराल्ड केस की कार्रवाई शुरू हो गई है, जो जानकारी आई है उसमें सुनवाई शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन पहुंच चुके हैं अदालत में और ये कार्रवाई का वक्त 3 बजे था, हालांकि 2:53 ही हुए हैं। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद हैं और इन सब के बीच मनमोहन सिंह पूर्व प्राइम मिनिस्टर वो भी मौजूद हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी मौजूद हैं और पीएल पुनिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएल पुनिया साहब बहुत देर से बैठे थे, आवाज अब हमारे पास आपकी आई। जो पूरा मैसेज है वो पॉलिटिकल मैसेज है या सिर्फ करप्शन और कानूनी मैसेज है? ये देखिए, न्यायालय में कार्रवाई शुरू हो रही है जी, आगे कार्रवाई न्यायालय करेगा जी, और हमारी तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायालय में, कानून में हमारा पूरा विश्वास है और इसीलिए सब लोग पहुंचे हैं। जहां तक राजनीति का सवाल है, तो राजनीति तो आज सुबह ही जब हमने अखबार पढ़े, आपने भी पढ़े होंगे, कि जो कंप्लेनेंट है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्हीं को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, उन्हीं को एक मंत्री का बंगला भी दिया जाता अलग से। तो ये तो शुरू से हम कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ये क्योंकि प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही ये सब पूरा इंतजाम हो रहा है, सब पूरा उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरीके से टारगेटिंग किया जा रहा है कांग्रेस के लीडर्स को और बाकी विपक्ष के लीडर्स को, ये पूरा देश जानता है, अच्छी तरह से जानता है। और जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता और जगह जगह हिंदुस्तान भर में जगह जगह पर जो लोग कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, वो इसी बात का संकेत है। वो इस वजह से नहीं कि उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार है, उसकी जो नीति है उसके विरोध में एनडीए इसी का अगर ले लें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में मामले को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जब सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री शिकायत करते हैं, तो ईडी जिनका एक्सटेंशन इन्हीं के द्वारा दिया गया था, उनको उनकी छुट्टी कर दी जाती है। ये पूरे सामने है। जब हम आवाज़ उठा रहे थे कि राजस्थान में कार्रवाई की जाए, वो कार्रवाई करते हैं कि वहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। वो हिमाचल में चीफ मिनिस्टर, उनके बेटी की शादी हो रही है और उसी समय उनके घर पर रेड होता है। अरुणाचल में किस तरह का नाटक
संविधान की हत्या कर रही जा रही है। तो जिस तरह का माहौल है उसके ऊपर आक्रोश है और पार्लियामेंट भी जो बाधित हुई, कार्रवाई बाधित हुई, वो भी उसी के बारे में है। जो बात कर रहे थे क्रिमिनलाइजेशन के बारे में और भ्रष्टाचार के बारे में, तो इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी जो इसमें कंप्लेनेंट हैं, उनकी भी शिकायत नहीं कि एक नया पैसा सोनिया जी या राहुल जी वो उन्होंने लिया हो। और ये भी नहीं कह सकते जब नो प्रॉफिट कंपनी है तो आगे भी कोई न्यायिक दृष्टि से कोई संभावना हो इसमें गड़बड़ी करने के लिए, तो इसमें कौन से भ्रष्टाचार की बात है। मैं समझता हूं कि जो कानूनी कार्रवाई है वो कंप्लेनेंट केस में एक तरफा पहले सबूत लिए जाते हैं और उसके बाद में जब सफाई दी जाती है फिर मामला आगे बढ़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मामला आखिरकार पूरी तरह से खत्म होगा। जो क्रिमिनलाइजेशन की बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि संसद को अपराध मुक्त करूंगा, तो इनके अपने कैबिनेट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक बलात्कार का आरोपी वो मिनिस्टर है, एक मंत्री जिनको कल बेल हुई है मुजफ्फरनगर में, वो इनके इसमें, तो अपने लोगों को नहीं देखते, उनको दूसरे दिखाई देते हैं, वो भी कल्पना के रूप में। मैं समझता हूं कि उसके ऊपर भी क्या ध्यान केंद्रित होना चाहिए और ये मामला किसी भी तरह से कतई रत्ती पर भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया है। वो अंतिम रूप से स्पष्ट होगा कि ये वाकई कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। जी, हम समित जी आपके पास आए, लेकिन एक गौर साहब एक जानकारी, क्योंकि उन्होंने